Assalamualaikum everyone. On behalf of Kiran Foundation, I welcome you all in this first Riyadi Entrepreneur Camp, mainly Wellness Week. Kiran Foundation's Mental Health and Wellness Department, यानी सेहत डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए वेलनेस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी मदद से हम ये पूरे वीक सेशंस होंगे, हमारे जनरल टॉक्स होंगी और आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। आज हमारे जी कैंप स्टार्ट हो रहा है। हमारी फर्स्ट गेस्ट स्पीकर है किरण जावेद। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एडिक्शन थेरेपिस्ट and she is currently doing so much for the mental health and well-being of our society, and she will be delivering her talk, and I would like to welcome her. Please give a big round of applause. Thank you, Tuba, for introducing me. It's working. Thank you so much, Tuba, for introducing me. Assalamu alaikum, everybody. Hope you all are well. सब ठीक ठाक हैं? Great. तो मेरा इंट्रोडक्शन तो तुबा ने करवा ही दिया है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एडिक्शन थेरेपिस्ट हूँ, और अपनी फील्ड में मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, राइट। सो आज हम जिस मौजूद पे बात करने लगे हैं, आई होप एवरीवन, हर कोई इससे आशना है और बहुत अच्छी तरह से जानता है, एडिक्शन, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगाही कुछ कम है। एक जानना होता है कि इस बारे में नाम सुना है, किसी के बारे में सुन लिया था, राइट, लेकिन एक उसकी जानकारी जो होती है डिटेल, डेप्थ में जाके उसको जानना, वो आजकल के माशरे में, आजकल के टाइम में हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, राइट। वो क्यों? क्योंकि बहुत बढ़ रहा है रुझान इस तरफ। जी, मैं बात कर रही हूँ एडिक्शन, और ये सिर्फ मंशियात नहीं है, यू नो। हम समझते हैं एडिक्शन सिर्फ मंशियात है। ड्रग एडिक्शन, yes, drug addiction is the biggest issue of our society nowadays, even worldwide, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एडिक्शन एक और किस्म की भी होती है, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल एडिक्शन, ठीक है। उस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज एडिक्शन? नशा क्या है? जी, मतलब किसी चीज का आदी हो जाना, राइट, किसी चीज का आदी हो जाना, ऑब्सेशन, एनबडी? जी, देखें, एक चीज मैं बता दूं, हम सेशन बहुत इंटरैक्टिव रखेंगे, कुछ गलत या सही नहीं है। मुझे खुशी होगी कि हर कोई अपने ख्याल का इजहार करेगा, ठीक है, और वही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है, वही सबसे अच्छी चीज है कि आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, एटलीस्ट अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, ठीक है। मैं चाहूंगी यहाँ से भी कोई बताए कि एडिक्शन क्या है। नाम तो सुना होगा जी, किसी चीज के बगैर गुजारा नहीं होना, किसी चीज के बगैर गुजारा ना होना। सो आदी हो जाना, ऑब्सेशन, किसी चीज के बगैर गुजारा ना होना, बिल्कुल ठीक ठाक, यही मिली जुली सी चीज एक एडिक्शन है, ठीक है। हम इसके बारे में कुछ और डिटेल भी बात करेंगे, ठीक है, कि एडिक्शन क्या है। नशा, राइट, और नशा एक ऐसी चीज है जो कि एक डिजीज है। काइंडली इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा। आज मैं आपको वो पहलू दिखाऊंगी इस एडिक्शन का जो कि शायद बहुत मुश्किल से कोई जान समझ पाएगा या इसको एक्सेप्ट कर पाएगा, और वो ये है कि ये नशा एक बीमारी है। इसको ऐसे नहीं लेना कि नशा है उतर जाएगा, यू नो। हम तो किसी को सोचते हैं ना, नशा है तो उसको कमरे में बंद कर दो ठीक हो जाएगा, इसको 2-4 लगाओ तो ठीक हो जाएगा। सॉरी टू से, बट आजकल माशरे में यही है, माँ बाप यही करते हैं, जंजीर से बांध दो, 2-4 लगा दो, ये करना बंद कर दो, सब सेट हो जाएगा। हमें समझना है कि ये बीमारी है, और जब चीज बीमारी बन जाती है तो उसका इलाज होता है। बीमारी का इलाज होता है ना, अगर हमें बुखार है या कोई सांस का प्रॉब्लम है, कोई हेपेटाइटिस हो गया या कोई ऐसी कोई बीमारी पड़ गई, हमें टाइफाइड हो गया, तो हम उसे इलाज के लिए जाते हैं, ना कि हम घर में बैठे देखते हैं अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ जो हल्का फुल्का बुखार है, राइट। लेकिन ये एक डिजीज है, ठीक है। तो डिजीज का ट्रीटमेंट चाहिए, और ये कैसी डिजीज है कि ये क्रॉनिक मेडिकल डिजीज है जिसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन सर्किट्स, हमारी ब्रेन केमिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी हिल जाती है, ठीक है, नशा करने से वो भी हिल जाती है, राइट। और इसके अलावा अगर आप ये देखिए कि जो लोग सब्सटेंस अब्यूज के साथ होते हैं,
ठीक है, वो ऐसे बिहेवियर्स में पड़ जाते हैं जो बहुत ही कंपल्सिव होते हैं। यहाँ से आवाज आई थी ऑब्सेशंस की। व्हाट इज ऑब्सेशन? ऑब्सेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा सोचे, किसी बात पे खपतारी हो जाना, एक ही सोच को बार 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 आना, ठीक है, और हमें नशे का खपतारी हो जाता है, राइट? और फिर वो ऑब्सेशन कंपल्शन की तरफ चला जाता है। व्हाट इज कंपल्शन? कि मुझे जो सोच आ रही है मुझे उस पर एक्ट करना है, मुझे उसके एक्शन उसके मुताबिक करना है। जैसे मुझे बार बार आराम से मिसाल दो, मुझे बार बार सोच आ रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है और फील भी हो रहा है, तो मुझे कंपल्शन होगी कि मैं जाकर पानी पीऊंगी, मैं बार बार जाकर पानी पीऊंगी, राइट? ठीक है। सो एडिक्शन में आपको ऑब्सेशन हो जाता है जिस चीज की आपको एडिक्शन होती है। अगर वो ड्रग है कोई खास तो उसकी, और अगर कोई बिहेवियर है तो वो उसकी। इसमें हम और डिटेल में आगे भी जाएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि ड्रग के अलावा और क्या चीजें होती हैं। गुड थिंग है कि इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है। सो बेसिकली इट्स एन अर्ज टू डू समथिंग दैट इज हार्ड टू कंट्रोल और स्टॉप, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, और क्योंकि मुश्किल है इसको कंट्रोल करना इसीलिए बीमारी है। अगर आपका कंट्रोल होता है इस पर, ठीक है, तो शायद आप इस हद तक ना पहुंचते कि आप इतना ज्यादा इसके आदी हो जाते, ठीक है, राइट? और ये किसी भी किस्म के नशे के साथ हो सकता है। ओके, सो इट्स अ डिजीज जो इंसान के माइंड को, उसके ब्रेन को अफेक्ट कर देती है, ठीक है, उसकी इनएबिलिटी टू कंट्रोल द लीगल इलीगल ड्रग और मेडिकेशन जो उसकी है वो इसको यूज करने में। ओके, अब केमिकल एडिक्शन। सब लोग, आई थिंक आप सब लोग इस चीज से आशना होंगे, राइट? यही तो है ड्रग्स, राइट? इसमें क्या होगा? ड्रग्स कौन सी किस्म की होंगी? जल्दी से मुझे नाम बताइए। यहाँ से तो ज्यादा आवाज आनी चाहिए। जी बताइए, कौन से मंशियात हैं, कौन से ड्रग एडिक्शन सुने हैं? चर्स, सिगरेट और हेरोइन, आइस, ब्रेड, कोकेन, अल्कोहल, शराब, कोकेन, ब्रेड, पिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम समझते ही नहीं है। हम समझते हैं दवाई तो डॉक्टर देते हैं ना, इसका क्या नशा हो सकता है? Yes. राइट, यहाँ से कोई बताना चाहेगा? थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जी ओके, राइट। सो जितना भी सुना, ठीक है, उसमें चर्स, अफीम, गांजा, क्रिस्टल मेथ जो आइस है, राइट, इसके अलावा कोकेन है, राइट, एलएसडी और मशरूम्स, हेलुसिनोजेंस, बहुत कुछ है जो आप जानते हैं और बहुत कुछ जो आप नहीं भी जानते। इतना कुछ मार्केट में, सोसाइटी में आ चुका है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ये सब किस्म की एडिक्शन है। इसमें स्मोकिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें टोबैको, किसी ने नाम नहीं लिया कि इसमें टोबैको रिलेटेड क्या क्या है, ठीक है, जिसमें क्या क्या, गुटखा, चालिया, जैम, वीड, राइट, ठीक है, स्मोकिंग सिगरेट, क्योंकि इसको तो हम आम समझते हैं ना, हर किसी के मुंह पे 30-34% की मुंह में होती है, तो हमें लगता है नहीं ये नहीं हो सकती, पर ये भी हो सकती है। क्योंकि अभी इफेक्ट नहीं करी इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो कभी इफेक्ट ना करे। हम आगे जाके देखेंगे कि इफेक्ट होने का क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे हम कहते हैं कि इफेक्ट कर रही है, ठीक है, हमारी क्या क्या चीजें हैं, डोमेन्स है जिंदगी के जो खराब होने लगते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल एडिक्शन ड्रग, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी ऑफ यू, मोस्टली लोग जानते हैं इस बारे में, ठीक है। ओके, नाउ कम्स नॉन केमिकल एडिक्शन। अब इसमें कोई ड्रग शामिल नहीं है, ये बहुत से लोग नहीं जानते इस बारे में, ठीक है। इसकी आगाही के लिए जरूरी है जब हम एडिक्शन पे बात करें तो हमें हर किस्म के एडिक्शन का पता होना चाहिए, राइट। सो नॉन केमिकल में क्या क्या है? मोबाइल फोन, गुड, एक एक करके आई अप्रिशिएट। दुआ, जुआ, गैम्बलिंग, वेरी गुड, ओवरथिंकिंग, ऑब्सेशंस, राइट, ओवरवर्क, वेरी गुड, जिसको हम कहते हैं भाई बड़े हार्ड वर्क है और ये सब, लेकिन हमें देखना है कि हार्ड वर्किंग और वर्कहॉलिक होने में फर्क है। वर्कहॉलिक एडिक्शन है, राइट, गेम्स, गेमिंग एडिक्शन,
ठीक है? सो इंटरनेट, गेमिंग, वर्कहॉलिक, शॉपहॉलिक, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग की कुछ नहीं बचा अकाउंट में, खुद भी खाली हो गए, शौहर ने अकाउंट भी खाली कर दिया, घर माँ बाप का अकाउंट भी खाली कर दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है, राइट? लेकिन ये तो शॉपिंग ही है ना, नॉर्मल तो बात है, बट हम सबके लिए नॉर्मल लगती है, बट एक्चुअली इसकी गहराई में जाए तो कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट? इसके अलावा गैम्बलिंग भी जो मेंशन किया बहुत इंपॉर्टेंट, जुआ, राइट? ये भी बहुत ज़्यादा जिंदगी खराब कर देता है। जब तक कि जुए के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि उन अच्छे रिजल्ट्स की वजह से ही हम इस तरफ और धकेलते चले जा रहे हैं, हम इस तरफ और ज़्यादा गहराई में चलते चले जा रहे हैं, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉन केमिकल एडिक्शन। सो अब समझ में आया कि ना सिर्फ मंशियात बल्कि हमारे एक्शंस, बिहेवियर्स भी नशावर हो सकते हैं, ठीक है, राइट? ओके, सो एडिक्शन को समझने के लिए सिंपल 4 C's का कॉन्सेप्ट है, राइट? उसमें क्या होता है? क्रेविंग। व्हाट इज क्रेविंग? तलब होना, किसी चीज की चाह होना, और क्रेविंग जो बार बार हो, तलब जो बार बार हो, रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन, राइट? और आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है? ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सेकेंड बिग कैरेक्टरिस्टिक इज लॉस ऑफ कंट्रोल। आपके ऊपर अपने आप पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, आप उस तलब को रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप उस कंपल्शन को, उस एक्शन को रोक नहीं सकते, आप उस कहीं ना कहीं आप उस सोच से तंग जरूर आ रहे हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है, राइट? और थर्ड वही कंपल्शन, उस एक्शन जिसको यूज करना है। अगर ड्रग की है तो मुझे जाके ड्रग्स करनी है, जहाँ से मिलेगी वहां जाऊंगा, और अगर कोई एक्शन है तो मुझे जाके गेम्स खेलनी है, चाहे घर में कुछ भी हो जाए, मुझे जाना है, मुझे जुआ करने जाना ही है, मुझे इंटरनेट यूज करना ही है, राइट? तो ये सब चीजें कंपल्शंस बन जाती हैं। एंड डिस्पाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे जितने गलत, नुकसान, नताइज निकल रहे हों, उसके बावजूद आपको करते चले जाना है, राइट? आप अपने आप से तंग भी आ रहे हो, फिर भी आपको करते चले जाना है, तो क्या ये सुनने में आपको क्या लग रहा है? एबनॉर्मल सा लग रहा है ना? इट्स नॉट नॉर्मल। कि जब आपको पता है कि आपको इतना नुकसान भी हो रहा है, आपको पता है कि इसके नतीजे अच्छे नहीं निकल रहे, फिर भी आप इसको करते चले जा रहे हैं, ठीक है? आम बात हम क्या कहते हैं? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है ये? वाकई इंसान का उस दिमाग उस एडिक्शन से पागल हो जाता है, क्रेजी हो जाता है। वो दिखता तो शायद नॉर्मल है, लेकिन उसके जहन में क्या कुछ चल रहा है वो जानता है, और उसके एक्शंस बता रहे होते हैं, ठीक है? सो दीज फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट एडिक्शन, ठीक है? अब एडिक्शन की साइकिल को थोड़ा देख लेते हैं कि एडिक्शन की साइकिल यानी इसके दलदल में हम फंसते कैसे हैं, और फंसते चले जाते हैं। आपने सुना होगा, अगर हमने हमारे आसपास कहीं पर कोई नशे में बहुत ज़्यादा मुलविस हो चुका है, तो हम देखते हैं कि वो चलता चला जाता है, उसमें उस बर्बादी में डूबता चला जाता है। माँ बाप परेशान हो गए, घर से चीज़ें चोरी होने लग गई, माँ बाप को हिट करना शुरू कर दिया, बच्चों की परवाह नहीं है, लॉस पे लॉस होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो धकेलते चले जा रहे हैं उसमें। उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, इमोशनल ट्रिगर। कॉजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम क्यों आइए हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम सब आते क्यों हैं। हर किसी को लगता है नॉर्मली आते हैं, बट इसकी कोई ना कोई साइकिक वजह होती है, ठीक है? इमोशनल ट्रिगर आया, कोई जज्बाती परेशानी आ गई, राइट? हर किसी को अल्लाह ताला ने एक कोपिंग मैकेनिज्म दिया है, परेशानियों से निपटने का एक हैंडलिंग, एक बेटर हैंडलिंग दी है। हम उसको पहचान नहीं पाते कभी कभार, या हमसे कभी बार उस चीज से मसाइल हल नहीं हो पा रहे होते, तो हमें लिए शॉर्टकट चाहिए होता है, अपने मसलों को हल करने के लिए एक शॉर्टकट चाहिए होता है। और बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ड्रग्स के शॉर्टकट में पड़ जाते हैं। क्योंकि ड्रग इफेक्ट कैसा देता है? प्लेजरेबल, अच्छा लगता है, लेकिन वन थिंग आई मस्ट टेल यू, वो आर्जी है, वो इफेक्ट आर्जी है। जो अच्छा लग रहा है ना, वो हमेशा के लिए नहीं लगता, वो आर्जी तौर पे लगता है, और जब उसका इफेक्ट खत्म होता है तो मुझे दोबारा वो ड्रग चाहिए होती है, और फिर दोबारा चाहिए होती है, और फिर दोबारा चाहिए होती है, और इसी तरह हम उसकी साइकिल में बसती चली जाती है, राइट? सो इमोशनल ट्रिगर, तो मुझे अब क्रेविंग हो रही है,
मुझे टेंशन हुई, स्ट्रेस हुआ, हर किसी का अपना अपना इशू है, उसको किस बात पे स्ट्रेस हुआ। लेकिन मैं ये आपको एक एडिक्ट का जहन के बारे में बता रही हूँ, तो प्लीज इसको सही तरीके से समझिएगा। अगर हम या हमारे आसपास के लोग इस चीज से गुजर रहे हैं तो आपका मशवरा, आपकी सलाह उनके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। ठीक है, टेंशन हुई, क्रेविंग हुई, तलब हुई। क्यों तलब हुई? ताकि टेंशन को दूर कर सकूं। तो जब मुझे क्रेविंग हुई, मैं अपने रिचुअल में चली गई। व्हाट इज रिचुअल? एक खास एक्ट जो मैं हमेशा परफॉर्म करती हूँ जब जब मुझे क्रेविंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अल्कोहल यूज करता है तो उसका रिचुअल क्या होगा? वो फौरन कमरे में जाकर अपने आप को बंद करेगा, और उसके पास बॉटल है अलमारी में, तो अलमारी से निकाल के और पीने शुरू कर देगा। अगर हेरोइन है या कोई भी ड्रग है जो घर में नहीं कर सकता, उसका रिचुअल क्या होगा? तो जल्दी फ्रेंड को फोन करेगा या वहाँ पे लेकर पहुंच या कहीं पर भी जाएगा, डीलर्स वगैरह के पास पहुंचेगा और लेकर उसको ले लेगा। राइट? तो ये उनका पर्टिकुलर रिचुअल्स है। अच्छा, जब वो ले लेते हैं ना, उसके बाद यानी वो रिचुअल का यूजिंग, वो ले लेते हैं, उसको यूज करते हैं, और उसके बाद वो गिल्ट में चले जाते हैं। लेट मी टेल यू पीपल कि एक एडिक्ट हमेशा अंदर से गिल्टी होता है। वो किसी को अपना ये गिल्ट शर्म शो नहीं करता, राइट? बट वो अंदर से बहुत ही गिल्टी हो रहा होता है कि मैं किस चीज में पड़ गया हूँ, राइट? अब ना शो करने की बहुत सी वजूहत हो सकती है। मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, दूसरा लोग क्या कहेंगे, किस चीज में पड़ गई, समझते समय ये गलत है बट फिर भी करने पे मजबूर होते हैं। ठीक है, सो ये गिल्ट्स जो एक्सप्रेशन देते हैं, फिर इमोशनल ट्रिगर देते हैं, और फिर मुझे क्रेविंग हुई, और फिर मैंने रिचुअल परफॉर्म किया, और फिर मैं यूजिंग पे गई, फिर मुझे गिल्ट हुआ, फिर मुझे इमोशनल ट्रिगर हुआ, फिर मुझे क्रेविंग हुई, और ये साइकिल चलती चली जाती है। अपनी नफ्सियाती पेन्स को रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए, उनसे छुपने के लिए, उनको दबाने के लिए मुझे ये रिचुअल करना पड़ता है। यानी मुझे अगर ड्रग है तो ड्रग लेनी पड़ती है, और अगर कोई बिहेवियर तो उस बिहेवियर को करना पड़ता है, ताकि मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाऊं, मैं भूल जाऊं कि मुझे कोई टेंशन है। ये आपने सुना है ना कभी कि लगा दम मिटा गम, राइट? ये बहुत कहा जाता है। आई एम श्योर लड़कों ने तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, या किसी को बोलते हुए, राइट? तो यही बात होती है कि उनको लगता है गम ही खत्म हो जाएगा, पर गम एक्चुअली खत्म नहीं हुआ। ये मैंने अपनी रियलिटी से आंखें बंद कर ली है, और मुझे अपनी रियलिटी को फेस करना है, उसे आंखें बंद नहीं करनी है। और उसके ट्रीटमेंट में भी मैं आगे बात बताऊंगी कि हमें फेस करके आगे चलना होता है। ठीक है, ओके। सो एडिक्शन के बहुत से साइंस एंड सिम्टम्स हैं। कैसे पता चलेगा, क्या क्राइटेरिया है, ये सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा। कैसे पता चले कि बंदा एडिक्ट है, उसको ये बीमारी हो चुकी है, राइट? कैसे पता चलेगा? उसके बहुत से साइंस एंड सिम्टम्स हैं। हमें क्या नजर आ रहा था कि इंसान आम ख्याल है, नशा होकर बंदा क्या होगा? एक नशाई झूम रहा होगा। जो झूम रहा है उसने नशा किया है, राइट? इससे बहुत आगे है। ये भी है, कुछ ड्रग्स में, बहुत से ड्रग्स ऐसे जो आपको लेने के बाद एकदम कॉन्फिडेंट कर देते हैं, और आप एकदम स्ट्रेट होते हो, बल्कि नॉर्मल से अच्छा बोल रहे होते हो। ठीक है, राइट? तो लगता ही नहीं है कि आपने नशा किया हुआ है, राइट? लेकिन वो सिर्फ आरजी है, कुछ मिनट्स या घंटों की बात है। उसके बाद आप उतने ही लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हो, राइट? ठीक है, सो बेसिकली बहुत से और भी क्राइटेरिया हैं जिनको हमें समझना होगा कि एडिक्शन क्या है। ठीक है, उसमें है सबसे पहली बात मैं बताऊं, डेली लाइफ आपकी जो है वो खराब होने शुरू हो जाती है, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। डेली लाइफ के कौन कौन से डोमेन्स हैं? ठीक है, बहुत से डोमेन्स मेंशन भी है, राइट? आपको हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे, ठीक है, आपको काम करने में, अटेंशन पे करने में मुश्किलात होंगी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो आप वर्क नहीं कर सकते हैं ठीक से, ठीक है? तो ये सारे डोमेन्स हैं। आपको डिफिकल्टी बढ़ेगी, आपको अपना नशा छोड़ने में मुश्किलात आ रही होंगी। अगर आप एकेडमिक्स में हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपके रिजल्ट्स तेजी से गिर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, वर्किंग है, बिजनेस है, तो बिजनेस डाउन पे जा रहा है। अगर आप कोई जॉब है तो जॉब पे परफॉर्मेंस अच्छी पे नहीं कर पा रहे, तो बहुत से लोगों की तो जॉब भी लूज हो जाती है, फायर कर दिया जाता है उनको, राइट? उनको दूसरी जॉब्स भी ढूंढते हैं, किसी को पता नहीं होता, आपको रख तो लेंगे लेकिन दोबारा से आप इस तरफ जाते हैं और क्विटिंग हो जाती है जॉब की, राइट? सो ये सब चीज़ें डिक्लाइन हमें नजर आ रही होगी। इसके अलावा रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रही होगी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप जब अपनी दुनिया में मगन होते हो तो
फिर आपको नहीं पता कि पेरेंट्स हैं, आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर है, या आपके चिल्ड्रन हैं, आपके किड्स हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपको कुछ समझ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी चीज़ चाहिए। उससे आपको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, आपको उस समझने, सोचने, समझने की सलाहियत से दूर चले जाते हैं। ठीक है, ये मैं सब आपको एक्सट्रीम पार्ट ऑफ एडिक्शंस बता रही हूँ, और मैं आपको ये बता रही हूँ, इस बात को मानिए और जानिए कि आजकल बहुत से लोग इस चीज़ में मुलविस हैं, और इसमें कोई क्लास एंड कैटेगरी नहीं है। ठीक है, लोअर, मिडिल, एलीट सब इन्वॉल्व है। मेरा खुद का 7-8 साल का एक्सपीरियंस है एडिक्शन रिहैब का, और मैंने हर क्लास को डील किया है, एवरी क्लास, बिजनेस क्लास तक, लोअर क्लास भी और मिडिल भी, राइट? ठीक है, और अगर हमें अपने आप को जानना मुश्किल हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बिल्कुल परेशान ना होइए, लोग क्या कहेंगे इससे निकलिए, ठीक है, और जाइए अपनी हेल्प लीजिए, राइट? ओके, सो कमिंग बैक, सो वी वर टॉकिंग अबाउट क्राइटेरिया, क्या है कि जिससे हम जान सके कि वो बंदा या बंदी इंसान, यस बंदी भी, यू नो फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में है, और हमारी सोसाइटी में पता है क्या है, मर्द का भी बताना मुश्किल है कि हमारा बेटा नशाई हो चुका है, वो नशे में पड़ चुका है, ठीक है, तो औरत का बताना कि हमारी बेटी बीवी, इसमें सोसाइटी क्या कहेगी, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, राइट? ये कहते कहते हम अपने उस फैमिली मेंबर को खो देते हैं, राइट? सो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आगे आना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आगे आना है, एंड आई एम श्योर जब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग बन के आगे, तो लोग कुछ ही टाइम की बात करते हैं और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। सो इन द एंड क्या सेफ रही? मेंटल हेल्थ, हमारी अपनी और हमारे प्यारे, राइट? सो किसी इंसान में अगर आप ये सब चीज़ें देखते हैं कि उसकी डेली लाइफ फंक्शनिंग आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट हो रही है, तो प्लीज जानिए कि क्या हो रहा है उसके साथ, ठीक है? मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, एक एडिक्ट सबसे ज़्यादा डिनाइल में होता है, वो मानेगा नहीं, इट्स नॉट ईजी फॉर हिम टू एक्सेप्ट कि उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कि उसको कोई प्रॉब्लम है, वो कहेगा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कमा रहा हूँ ना, ला रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं जो भी कर रहा हूँ छोड़ दो, मेरी लाइफ है, राइट? तो वो अपने ठीक ठीक डोमेन्स को जस्टिफाई करेगा, यूज करेगा बताने के लिए कि उसका बिहेवियर परफेक्ट है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आहिस्ता आहिस्ता ये दलदल में इतना धंस जाएगा कि फिर वो उस काबिल भी नहीं रहेगा, ठीक है? सो डिनाइल बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये एक्चुअल में भी होता है, यूजर और एब्यूजर में फर्क है, ठीक है? एक एडिक्ट जो है, एक एडिक्ट वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है तो वो एडिक्ट बनता है। जो यूजर्स हैं उनके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप एवरीबडी कैन लिसन टू मी, राइट? ओके, एक जो यूजर है उसके पास एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि उसकी लाइफ ठीक जा रही है ना, तो कह सकते हैं एवरीथिंग इज फाइन, सो इट्स ओके फाइन यूजिंग, पहले तो वो मानेगा नहीं कि ही इज यूजिंग या ही इज इनटू सम एडिक्शन, वो मानेगा ही नहीं, और अगर कहीं से पकड़ा भी गया तो वो कहेगा जब सब कुछ सही चल रहा है तो मुझे कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? सो डिनाइल इज द मेन फैक्टर, मेन पॉइंट ऑफ एडिक्शन। सबसे पहले एक्सेप्टेंस चाहिए, माने इस चीज को कि यस मैं इस चीज में मुब्तला हूं, आई हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है? ये ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है, विल कम टुवर्ड्स इट एज वेल, राइट? ओके, हम नशे में क्यों पड़ जाते हैं? स्ट्रेस, बेरोजगारी, फैमिली इश्यूज, कंपनी, सोबत, any type of pressure, very good, depression, emotional trigger, shock, very good point, सारे points are very good, I appreciate everybody, right? शॉक, एक शॉक और एक जहनी शॉक, दोनों, एक शॉक और एक जहनी, जी, और ठीक है, वेरी गुड, सबने बताया, बहुत अच्छा बताया, राइट? ये बहुत से कॉजेज हैं कि जिसकी
हम पड़ जाते हैं, राइट? शौक की बात आई थी तो पहले मैं उसमें चलूंगी। कौन सा शौक जो दूसरों को देख के जागता है? दोस्तों में गए थे, पीयर प्रेशर, ठीक है, दोस्त कर रहे हैं, मुझे भी करना है, ठीक है, ताकि मैं भी उनमें फिट हो सकूं, मैं भी कूल लग सकूं। आजकल सिगरेट पीना, वीड लेना, चर्च लेना कूल होने की निशानी बन रही है, बदकिस्मती से, राइट? हम उस चीज में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं जो निहायत ही नुकसानदेह है। लेकिन क्या करूं, सबके साथ तो मुझे चलना पड़ेगा। क्या करूं अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट ना किया और किसी ने मुझे निकाल दिया वहां से, किसी ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोशल ग्रुप से निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ एस्टीम लो है और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए, मुझे माना जाए, मुझे रखा जाए, अपने साथ एफिलिएटेड रखा जाए। बहुत सी वजूहत होती है। और समटाइम्स ये तो शौक की बात होगी। देन पीयर प्रेशर, सोबत जो बात की, कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके। मुझे देखो कब से कर रहा हूँ, कुछ हुआ क्या? साल हो गए मुझे। एक आएगा, अरे मुझे तो 4-5 साल हो गए, कभी देखा तुमने मेरे को गड़बड़? नहीं ना। और मैं बोलूँगी अरे वाह यार बिल्कुल ठीक, तो करने में क्या हर्ज है? पता भी नहीं चलेगा, जब दोस्त का 5 साल से पता नहीं चला तो मेरा हाथ पता चलेगा घर वालों को। करते हैं, राइट? ये जाने बगैर कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी का मेकअप अलग है। बायोलॉजिकल मेकअप, जहनी मेकअप, जेनेटिकल मेकअप अलग है, राइट? किस तरह? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बैठे हैं और अचानक से सारे इसी तेज कूल करने लग जाए, ठीक है? बहुत से लोग नॉर्मल रहेंगे, बहुत से लोग शिवर करेंगे, बहुत से लोगों को फ्लू, कफ, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? सबको एक सा रिएक्शन होना चाहिए था, बट ये इस चीज़ की निशानदेही है कि हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग हैं। अल्लाह पाक ने हर किसी को अपनी यूनिक बनाया उसके सेल्फ में, राइट? सो इसी तरह नशे का अफेक्ट भी डिफरेंट होता है। अगर मुझे 5 साल से कुछ नहीं हो रहा तो नेवर नो मुझे 36 साल से बहुत शदीद नुकसान होता स्टार्ट हो जाए। और अगर आपने स्टार्ट किया कि मुझे 5 साल से नहीं हो रहा तो मुझे नहीं होगा, तो क्या होता है आपको नेक्स्ट 6 महीने में बहुत बुरा हो जाए, और किसी को तो 1 हफ्ते में, और किसी को 2 दिन बाद ही। राइट? यस, दिस इज राइट। यू नेवर नो कि बॉडी कब कैसे रिएक्ट करती है। आप यकीन कीजिए हमारे रिहैब में यही सबसे ज्यादा सुनकर लोग आते थे। जब रिहैब में तो तब आते हैं जब बिल्कुल चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो लोग लेकर आते, फैमिली मेम्बर्स लेकर आते हैं, इसका कुछ करो, अभी किसी काम का नहीं है, तो ठीक करके देते हैं। तो जब उनकी थेरेपी होती है और उनका इलाज चल रहा होता है तो यही बताते हैं कि हमें तो लगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और वो आप यकीन करें वो इलाज के दौरान भी डिनाइल पे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कुछ है, ये तो मेरे घर वालों को लग रहा था कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा दोस्त 10 साल से कर रहा है, उसको अभी तक कुछ नहीं है, वो तो रिहैब नहीं गया, मेरे घर वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स है। और फिर पता है कहाँ से पुरानी पास्ट की, जो हम इंसान की थोड़ी सी फितरत है ना, किसी से लड़ाई हुई थी, पास्ट की चीज़ें भी वापस ले आते हैं, पुराने दिन ये किया था, पुराने दिन ये किया था, सो वो चीज़ यूज़ करके घर वालों को मुझसे प्रॉब्लम है ना, पहले भी मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो चाहिए ही नहीं उनको। अब उन्होंने मुझे रिहैब में डाल दिया, वो ये नहीं देखेंगे रिहैब में भलाई के लिए डाला, वो देखेंगे रिहैब में दुश्मनी के लिए डाला, क्योंकि उनको तो नशा चाहिए ना, नशा तो कुछ भी करा सकता है ना, कुछ भी कहलवा सकता है। सो डिनाइल इज अ मेजर फैक्टर, राइट? वो मानने नहीं देता कि कोई प्रॉब्लम है, राइट? सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, टू हैव फन, टू रिबेल विद अथॉरिटीज, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। इंक्रीज कॉन्फिडेंस की मैं आपको बात बताऊं, आइस जिन्होंने नाम लिया था बहुत राइट है, मेथएम्फेटामीन इसको कहते हैं, केमिकल नेम है मेथएम्फेटामीन, आम नाम है आइस, क्रिस्टल भी कहते हैं। इसको यूज करते हैं, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, वो लेक्चर है, सो मैं रात को ले लूँगा इसको, ये 4-5 घंटे पहले ले लूँगा, कल इंटरव्यू देना जॉब का तो मैं ले लूँगा, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। देखिए मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ आपकी आगाही है, इससे पहले कि आप किसी गलत सोर्स से सुने और इस तरह सुने कि बहुत काम की चीज़ें बस ले लो, फिर देखो और आप वाकई लेंगे और आप अच्छा सा प्रेजेंटेशन या अच्छा सा इंटरव्यू देखे आएंगे और आपको लगेगा यार ये तो बेस्ट चीज़ मिल गई मुझे ज़िंदगी में, इससे तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी को मार्केट कर सकता हूँ, बट वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे, शायद वो खुद भी नहीं जानते कि वो आजी है और वो कब इसके आदी होकर और अपनी ज़िंदगी खराब कर लेंगे।
राइट? सो क्रिस्टल मेथ है जो कॉन्फिडेंट करती है, लेकिन निहायत गलत तरीके से, कि अंदर से आपको डिप्रेस्ड और लो सेल्फ एस्टीम का शिकार कर देती है। क्योंकि जब उसका इफेक्ट उतरता है ना, तो आप जितने कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो अपने रियल सेल्फ में इफेक्ट होने के बाद रियल सेल्फ में वापस आ जाओगे ना, तो उतना ही डिप्रेस्ड और लो फील करेंगे। आप कहोगे आप कुछ भी नहीं हो, ये तो केमिकल ने मुझे किया था। और फिर मुझे कॉन्फिडेंट होना, तो मैं दोबारा केमिकल की तरफ जाऊंगी ना, और फिर जाऊंगी और फिर जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो अपना रूप ही नहीं देखना कि मैं अंदर से क्या इंसान हूँ। मुझे फेस ही नहीं करना, मुझे नहीं करना फेस, मुझे बस केमिकल चाहिए। और इस तरह हम आदी होते चले जाएंगे। ठीक है? सो प्लीज अपने आप को पहचानिए, अपनी खूबियों के साथ खामियों समेत। खामियों पे वर्क किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी बन सकती है। ठीक है? और ये भी बहुत से रीजन है हम सब ने बताए, बेरोजगारी है, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है, घर के डोमेस्टिक वायलेंसेस हैं, राइट, और कितने ब्रेकअप रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स, बंदी छोड़ के चली गई, हाँ, बस कुछ भी नहीं बचा जिंदगी में, माँ बाप भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं, बस बंदी छोड़ के चली गई। जैसे आप पैदा हुए थे तब से आपके साथ थी वो। अभी 1 साल पहले तो हुई थी मुलाकात, अभी 2 महीने पहले वाले का भी ब्रेकअप होता है ना, तो वो भी ऐसे डिप्रेस्ड और देवदास के गाने लगा के और अल्कोहल पी के बैठा होता है, राइट? ठीक है? सो देखिए जिंदगी में बहुत कुछ है आगे, लेकिन हम इस तरफ चले जाते हैं और खुद से नहीं भी तो वही पेयर प्रेशर हो, बताते यार इसलिए बहुत काम करती है, डिप्रेशन को लो करती है, ले लो कुछ नहीं होगा। सो हम इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, कहीं ना कहीं एवरीथिंग सेज ये आपकी खुद का डिसीजन है, ऑनरशिप आपको खुद लेनी है। अगर मुझे पेयर प्रेशर था ना, मुझे किसी ने कहा था, तब भी मेरा डिसीजन है कि मैं उसकी सुनूं कि ना सुनूं। In the end, you are responsible. In the end, I am responsible for my action. लेकिन जब हम इलाज में जाते हैं तो पता है क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं आज जो भी हूँ ना, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं आज जो भी हूँ ना, वो बंदी मुझे छोड़ के चली गई, वो बंदा मुझे छोड़ के चला गया, मेरा तो शौहर ही ठीक नहीं था, मेरी तो बीवी ठीक नहीं थी, मेरे तो बच्चों की ऐसे नहीं थे। 80 साल के बंदे का इलाज किया, 70-80 साल का, राइट? सो वो भी ये चीज़, सारी जिंदगी गुजर गई, ना बीवी ने ना बच्चों ने, किसी ने साथ नहीं दिया, तो मैं क्या करता, राइट? वो पिल्स से आदी हो गई। पिल्स के बारे में मैं बता रही थी कि मेडिकेशंस जो कि डॉक्टर्स देते हैं ना, उसके भी लोग आदी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स, रिलैक्सेंट, सैनिक्स, लेक्सोटिनल्स, स्लीपिंग पिल्स, रिलैक्सेंट, इन सब चीज़ों के आदी हो जाते हैं। डॉक्टर ने तो वैसे ही दी थी कि थोड़ा 1 हफ्ता इस्तेमाल कर लो, 2 दिन। मुझे तो ऐसा उसका लत लग गई, चस्का लग गया कि मुझे वही रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे खुद से कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, मुझे केमिकली इंड्यूस चाहिए। ठीक है, राइट? मैंने खुद ही, और हमारे पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, उसके कुछ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, राइट? फार्मेसी में लेके जाऊंगी ना, मुझे दे देंगे। आप यकीन कीजिए, वेस्टर्न कल्चर्स में जाइए, मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न कल्चर्स में आपको नहीं देंगे। आप फार्मेसी में जाके ऐसे स्लीपिंग पिल्स नहीं ले सकते, आप रिलैक्सेंट्स नहीं ले सकते। यहाँ तो बस पैसे कमाना है, बस आए हैं, छोटा बच्चा 16 साल का, 15 साल का, 12 साल का भी आ दे दिया, वो बोल दे कि अब्बा ने मंगवाई के दे दे, स्ट्रिप पूरी लेकर चला गया Xanax। I have treated 2-3 patients, जिनमें से एक फीमेल थी, 70 Xanax tablets per day, 70 एक दफा में नहीं, पूरे दिन में डिवाइडेड, एक वक्त में 25 पूरे दिन की 70 गोलियां। अब आप कहेंगे इतने तो खा के बंदा मर जाए, यस, ये होता है टॉलरेंस का सिस्टम। पहले उसने 1-2 से स्टार्ट की थी, रिहैब में आई तो 70 में थी, उसने कहा 1-2 है ना, कुछ नहीं होता, 1-2 में काम करना छोड़ दिया। आपका बॉडी टॉलरेट करती है ना, कितना टॉलरेट कर सकती है, उसके टॉलरेंस लेवल बिल्ड होता है, खत्म होता है, राइट? फिर 2 से काम नहीं हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर वो जब हमारे पास आई तो एक दिन में 70 गिरती, सोचिए। और फिर वो कॉम्बो भी बन गया था, वाइन ग्लास विद Xanax, ये और डेडली कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसका बेटा, उसकी डिवोर्स होगी, उसका बेटा भी था 14 साल का, उसको कुछ खबर नहीं अपने बेटे की, उसकी डिवोर्स होगी, उसको कुछ खबर नहीं, उसको बस अपनी ये दोनों चीजें प्रोवाइड चाहिए थी। और वो कोई इलीट क्लास थी, तभी तो इतना अफोर्ड कर पा रही थी, शराब की महंगी महंगी बॉटल्स विद
स्ट्रिप्स ऑफ ज़ैनिक्स, और बच्चा तो पढ़ रहा है, पेट्स के हाथ में मसला थोड़ी है, ठीक है, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी खत्म, डिप्रेशन में। जब देखो उसकी फैमिली रिपोर्ट करती है कि लाइट्स बंद, पर्दे आगे, कमरे में जाओ, धुआं 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 धुआं, क्योंकि स्मोकिंग भी बेतहाशा साथ चल रही है। और माशाल्लाह गुड न्यूज़ इज कि अब वो आई थी कुछ 4 साल पहले ट्रीटमेंट में, अब माशाल्लाह वो एक हैप्पी लाइफ गुजार रही है दुबई में, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अच्छे से निकल सकते हैं। ये गुड न्यूज़ है कि अगर हम इस लत में पड़ चुके हैं, जितने ज़्यादा खतरे में, लेकिन हम निकल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो डोपामिन एंड ड्रग एडिक्शन के बारे में कुछ बताऊंगी। व्हाट इज डोपामिन? हम नशे में क्यों पड़ते चले जाते हैं? पॉइंट इज कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, आपने सुना होगा सेरोटोनिन लेवल्स, डोपामिन लेवल्स। तो डोपामिन डोपामिन पे जाके बहुत जल्दी से हिट करता है। व्हाट इज डोपामिन? लेट मी टेल यू। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें फील गुड करवाता है। जब हमारे डोपामिन बढ़ते हैं, राइज होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो खुशी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये नेचुरली डोपामिन जब राइज होता है ना, किस किस वजह से? किसी ने तारीफ कर दी, somebody praised you, किसी ने गिफ्ट दिया, राइट? आज घर गई तो मॉम ने बहुत फेवरेट फूड बनाया हुआ था मेरा, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई, राइट? आज मैं कहीं आउटिंग पे गई, आज मुझे फ्रेंड्स ने सरप्राइज दिया, राइट? मुझे अच्छा लगा। ये सब नेचुरल वेज हैं डोपामिन इंक्रीज होने के। लेकिन जब हम ड्रग लेते हैं ना, वो ड्रग सीधा जाके डोपामिन पे हिट करती है, और अगर मेरे नॉर्मल ये था ना, ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल कि जिसमें मैं खुश होती हूँ, तो ड्रग जब हिट करेगा डोपामिन को, ये इस नॉर्मल से भी ज्यादा खुशी देगा और अच्छा लग पाएगा, राइट? आप बताइए, जब मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगने की आदत हो चुकी है, क्या मैं इससे खुश होंगी? अब मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, अब मुझे मेरी अम्मा फेवरेट फूड भी बना रही है, ठीक है, मेरे अब्बा मुझे इतना अच्छा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ लाइफ में सही भी है ना, बट मुझे वो खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि अब वो प्लेजर और हैप्पीनेस तो मुझे इसको क्रॉस करके मिलेगी। और वो किससे मिलेगी? जब मैं अपने उस पर्टिकुलर ड्रग या उस एक्शन की तरफ जाऊंगी, और वो हम शुरू में बात कर सकें, केमिकल एंड नॉन केमिकल, ठीक है। सो यकीन कीजिए, इलाज में भी इसीलिए वापस से रिलैप्स होते हैं, क्योंकि जब इलाज होने के बाद ड्रग्स और इन सबका इफेक्ट हटता चला जाता है, तो फिर जब छोटी मोटी खुशी को फील करने का कहते हैं, तो कहते हैं कोई खुशी नहीं है, डिप्रेशन आ गई। तोड़, व्हाट इज तोड़? विथड्रॉल इफेक्ट, तोड़, उस पर तकलीफ हो रही होती है, जिस्मानी तो हो रही होती है, साथ जहनी हो रही होती है, तो वो चाहिए तोड़ को, इसीलिए तोड़ के बाद हम और लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ मिल जाए। हमारा जो ड्रग है ना, वो सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ खुशी का है उसको हाईजैक कर लेता है, और टेम्पररी फेक हैप्पीनेस हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम उस फेक हैप्पीनेस की तरफ जाने चले जाते हैं। लेकिन फिर आपको याद दिलाऊं कि वो फेक है, टेम्पररी है, कुछ टाइम की है, हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए वो खुशी भी, जितना ड्रग यूज करो अब वो खुशी भी नहीं मिलती, वही बात है ना। आपको 70 गोलियों से भी वो रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है मुझे, जो 1-2 से मिल जाती थी, ठीक है। सो ड्रग एडिक्शन में और भी यही भी चीज़ें जो हमने पहले भी डिस्कस की कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रेगुलर यूज़ करने लगते हैं, फिर रिस्की हो जाता है यूज़, और फिर हम डिपेंडेंट हो चले जाते हैं। अगर डिपेंडेंट की बात करें तो 2 किस्म की डिपेंडेंसी होती है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। फिजिकल क्या होगा? फिजिकल डिपेंडेंसी क्या होगी? जिस्मानी डिपेंडेंसी, जी। ठीक है, ये भी मान रहे, ठीक है। फिजिकल डिपेंडेंसी इज कि अगर मुझे वो ड्रग नहीं मिलेगी तो मैं फिजिकली इन्वॉल्व हूँ कि फिर मुझे ट्रेमर्स, शेकिंग होने शुरू हो जाएगी, स्वेटिंग होने शुरू हो जाएगी, मतलब हर किसी का अपना अपना जिस्मानी रिस्पॉन्स हो जाता है। मुझे दर्द होने लग जाएगा बॉडी में, किसी की आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, किसी की टांगों में दर्द, किसी को पूरी बॉडी है, किसी को हेडेक, किसी को माइग्रेन। तो
तो ये एक्चुअली फिजिकल डिपेंडेंसी है। मैं फौरन जाके उस ड्रग की तरफ जाऊंगी और सेक्शन की तरफ जाऊंगी ताकि मेरी फिजिकली ठीक हो जाए। साइकोलॉजिकल क्या है कि मुझे मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, मुझे मेरा नशा नहीं मिल रहा है, ठीक है, केमिकल या नॉन केमिकल की सूरत में मुझे मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाएंगे, मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट होने शुरू हो जाएगी, मुझे मेरा एग्रेशन बढ़ जाएगा, मैं लोगों को बस सुना रही हूँ और गुस्सा कर रही हूँ, ठीक है, सेल्फ हार्म भी कर सकती हूँ, अपने आप को भी हार्म कर सकती हूँ, दूसरों को भी हार्म कर सकती हूँ, और समटाइम्स लोग सुसाइडल भी हो जाते हैं, तो इस जिंदगी में रहना ही नहीं चाहते। तो ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, लर्निंग, बिहेवियर सब खराब होते चले जाते हैं, ठीक है। ये कुछ रिसर्चेस हुई थी स्कैन्स में, ठीक है, ब्रेन स्कैन्स लिए गए थे नॉर्मल माइंड के और एक एडिक्ट माइंड के, ठीक है, कि जो हम कोई भी ड्रग, मैं फिर कहूँगी इसमें निकोटीन भी शामिल है, इसमें टोबैको भी शामिल है, ठीक है, राइट, तो ये भी देखना है। तो आपने देखा कि जितने भी पिक्चर्स में हेल्दी माइंड्स हैं, हेल्दी ब्रेन्स हैं, इनमें जो येलो पार्ट है वो फंक्शनल है, ब्रेन की जो फंक्शनल है, और जो एडिक्टेड ब्रेन है सर जो हमारे राइट पर है उसमें देखो लाइट्स ऑफ है, मतलब वो फंक्शनल अब नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि नशा हमारे जहन के फंक्शंस को भी डिटोरिएट कर रहा है, तबाह कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और हमें बिल्कुल इस चीज का एहसास नहीं होता, हम अपने डिनाइल में ही रहते हैं, ठीक है। विड्रॉल की मैं बात कर रही थी, तोड़ होता है, बहुत शदीद तोड़ होता है। ये तोड़ इसका किसी भी ड्रग का केमिकल या नॉन केमिकल कितना सवेयर होता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके बाद इसके सामने इंसान को कुछ नहीं दिखेगा। मैं आपको बता रही हूँ ना, आपकी दुनिया में इस ड्रग से पहले, इस नशे से पहले जो भी आपकी अजीज तरीन चीज़ है, अब वो अजीज तरीन नहीं रही। अब आपकी जिंदगी का मकसद और सबसे लवेबल चीज सिर्फ नशा, केमिकल या नॉन केमिकल, जिसके साथ भी आप अटैच हैं, ठीक है, वही आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी होती चली जाती है। वही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ रिजेक्ट कर दूंगी, सिर्फ उसकी बात है। अगर गिफ्ट भी एक्सेप्ट करूंगी तो खुशी नहीं होगी, उसको बेच के अपने नशे को पूरा करूंगी, ठीक है, राइट। ओके, सो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये सारे डोमेन्स, जेनेटिकल, अच्छा जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। प्लीज़ ख्याल रखिएगा, अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई एडिक्शन रही है, कोई किसी चर्स, गांजा, जुआ या किसी भी नॉन केमिकल एडिक्शन में, टोबैको, स्मोकिंग, गुटखा, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, तो चांसेस आर हाई कि आप इस चीज़ में पढ़ सकते हैं। प्लीज़ अपना ज़रूर ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, राइट। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चले जाते हैं अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है, राइट। इसके अलावा पोर कोपिंग स्टाइल एंड सेल्फ रेगुलेशन, ज़ाहिर है आप सही से जानते ही नहीं कि कोपिंग मैकेनिज्म सब क्या है, राइट। और डिसफंक्शनल रिलेशनशिप आपके होने चले जाते हैं, ओके, राइट। ओके, सो एक शॉर्ट सी एक्टिविटी है, आप बेशक ये सोच के कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा मैं आप लोगों का इस अफेक्ट में लेकर जाऊँगी, राइट, और आप सब आंखें बंद करके इस चीज़ को सोचेंगे, और उसके बाद जब आंखें खोलेंगे और जो बताना चाहिए कंफर्टेबल होके, इजी होके वो बता सकता है, वो मैं बताऊँगी क्या बताना है, राइट। ये मैं आपको पहले, क्योंकि उस टाइम आपकी आंखें बंद होंगी ना, तो आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, राइट। ओके, सो please close your eyes, sit back, sit comfortable, रिलैक्स हो जाए, ओपन पोस्चर, टांग, हाथ कोई भी क्रॉस मत कीजिए, ओपन रखिए। ये हमारी लेग्स क्रॉस होती हैं, क्रॉस में रखिए, ओपन रखिए, हाथ ऐसे होते हैं उनको, ये क्लोज्ड होता है, इसको ओपन रखिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। टेक लगा सकते तो टेक लगाइए, आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए नाक के थ्रू, यूज योर नोज and exhale through mouth. One more time, inhale through nose as long as slow and exhale through mouth.
as long, as slow as deep. One more time, inhale and exhale. मैं चाहूँगी कि आप सब फोकस अपने सांस पे रखिए, किस तरह से सांस आपके नाक से आपके अंदर जा रही है और किस तरीके से सांस आपके मुंह के जरिए बाहर आ रही है. Exhale. One more time. And exhale. Inhale. And exhale. Please don't open your eyes and listen to my sound and voice. अपने जहन में किसी ऐसे शख्स को लेकर आइए, चाहे वो आपकी फैमिली में है, चाहे आपके रिश्तेदारों में है, चाहे आपके पड़ोस में है, चाहे आपके दोस्तों में से कोई है, जिसको आप जानते हो और जिनको नहीं जानते. अगर कोई ऐसा नहीं है तो प्लीज़ उस शख्स को जहन में ला दें कि अगर उसके साथ ऐसा हो जाए, ठीक है, तो जहन में लाइए किसी ऐसे शख्स को जो इस नशे में मुब्तला है, उसको एडिक्शन है, चाहे सिगरेट की, चाहे तंबाकू की, चाहे चर्स, चाहे हेरोइन, चाहे शराब, किसी किस्म का केमिकल या नॉन केमिकल सब्सटेंस उसमें मुब्तला है. उसके लवाहिकीन, उसके घर वाले बहुत परेशान है उसके लिए. वो आपके पास आते हैं और बहुत ही दुखी दिल से इस चीज़ को शेयर करते हैं. वो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि हाउ दे फील कि उनका वो शख्स जो कुछ कर रहा है उसके असरात उन पर क्या पड़ रहे हैं. अगर वो आपके ही घर वालों में से है तो सोचिए कि वो आप पे कैसे स्टार्ट कर रहे हैं. आपका फ्रेंड है तो कैसा फील हो रहा है आपको, आपका रिश्तेदार है तो कैसा फील हो रहा है आपको, आपके माँ बाप भाई बहन में से कोई है, बच्चों में से है तो कैसा फील हो रहा है, आपके दोस्तों में से है. फील कीजिए, महसूस कीजिए. वो इस दलदल में है, वो नहीं समझ पा रहा. अपनी फीलिंग्स को समझिए, सोचिए. आप सुन रहे हैं उनको या आप देख रहे हैं, पर आप बेबस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे. अब मैं चाहूँगी कि आप दोबारा अपने सांस की तरफ तवज्जो दीजिए. अपनी सांसों पे दोबारा तवज्जो दीजिए, उनके इनहेल और एक्सहेल पर. इनहेल and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. अब मैं चाहूँगी कि सिर्फ वो लोग आँख खोलें जो कुछ बताना चाहते हैं कि उनको साथ कैसा गुजरा, और प्लीज़ हैंड रेज कीजिए. बाकी लोग प्लीज़ आंखें बंद किए रखिए. मेरी एक फ्रेंड है यूनिवर्सिटी में, उसके फादर ड्रग एडिक्ट. और मेरा पहले उसका बिहेवियर मुझसे बहुत अच्छा था, मुझे पता नहीं था कि उसके फादर ड्रग एडिक्ट है, बट रिसेंटली मुझे पता चला. अब मेरा बिहेवियर थोड़ा नेगेटिव है उसके साथ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे बहुत गिल्टी फील किया फिलहाल. I understand. लेकिन दिस इज अ गुड न्यूज़ कि आपको रियलाइज हुआ है कि वो नशे के दलदल में है और वो जो कुछ कर रहा था उसका अपना कसूर नहीं था, और हमें उसके साथ कैसा डील करना है इस चीज़ की हमें आज जानकारी है. Great. I would like you to close your eyes
एंड नाउ आई वुड लाइक अगर कोई और भी कुछ बताना चाहता है, उसको कैसा फील हुआ, क्या ख्यालात आए किसके बारे में, प्लीज़ हाथ उठाइए। बाकी लोग काइंडली अपनी आंखें बंद रखिए और सिर्फ सुनिए। मेरे भाई थे तो वो मतलब अभी तो बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं, लेकिन टैबलेट्स लेते थे। तो आई कैन फील द फीलिंग ऑफ द फैमिली जो एडिक्शन में मुब्तला है। तो हम उस दौर से गुजर चुके हैं, तो घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है इस समय से। तो बहुत ही मतलब I really understand your pain. It's not easy, but I'm sure. I want to tell you, आप बहुत मजबूत हैं. You are very strong. You are very, very strong. The family member of that person who's the deal fellow. Thank you so very much for sharing. Thank you both of you for sharing. Anybody else? Okay. So please सब आंखें बंद किए रखिए और मेरी आवाज़ को सुनिए। लंबी गहरी सांस के साथ। और लेके आइए उस शख्स को अगेन अपनी इमेजिनेशन और देखिए उसको अपने ऊपर काम करता हुआ। देखिए कि वो अपने इलाज के लिए जा चुका है, वो अपना इलाज करवा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें कितनी जबरदस्त बेहतरी आ रही है। ये जानकर, ये देखकर बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। उस एहसास को फील कीजिए अपने अंदर। सब अपने जिस्म पर, अपनी बॉडी पर फोकस करें और उस एहसास को फील करें कि वो शख्स अब तब्दीली की तरफ है, अब कामयाबी की तरफ है। कि खुशी, बहुत बड़ी खुशी है कि अपनी जिंदगी में नॉर्मल होता चला जा रहा है और ये जानकर बहुत ही सुरूर का एहसास होता है। अब हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो अपने पांव पर खड़ा हो चुका है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, वो कितनी कामयाबी से आगे चल रहा है, वो अपनी ज़हनी सेहत का, अपनी जिस्मानी सेहत का कितना ख्याल रख रहा है। ये देखकर और मुस्कुराहटें आ रही हैं चेहरे पर और खुशी फील हो रही है। मैं चाहूंगी इस खुशी के साथ ही लंबे गहरे सांस लीजिए और 3, 2, 1 के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे। सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, 3, 2, 1. Now you all can open your eyes. इस खुशी के साथ कि अब सब कुछ बहुत अच्छा है। Hope everybody is feeling fine. अगर किसी के अंदर कोई फीलिंग रह गई है तो प्लीज हाथ उठाइए, क्योंकि हम एक अच्छा क्लोजर देना चाहते हैं अपने ज़हन का। That's good, great. Okay, so this was an exercise just to build understanding. हमें अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है उस शख्स के लिए जो इस दलदल में है। ट्रस्ट मी, स्टेप तो उससे उठ गया, अब वो बेबस है। इस एडिक्शन में जब फंस जाते हैं तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बेबस हो जाता है, वो हेल्पलेस हो जाता है। और गुड न्यूज़ ये है कि वो उस चीज़ से निकल सकता है, हम सबकी अच्छी सपोर्ट के साथ, हम सबकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, राइट। और इंशाल्लाह जब मैं देखूंगी कि मेरे आसपास ऐसा कोई है तो मैं ज़रूर उनकी मदद करना चाहूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर शेयरिंग। ठीक है, लेट्स प्रोसीड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अब हम बात करते हैं निकोटीन एडिक्शन की, राइट। अब निकोटीन एडिक्शन क्या है? निकोटीन एडिक्शन को सबसे ज्यादा नॉर्मल लिया जाता है, राइट। जिसका चॉइस नॉर्मल है, इससे भी ज्यादा तंबाकू नोशी। अब चाहे वो गुटके की सूरत में तंबाकू जा रहा है, चाहे वो जैम है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो सिगार्स हैं, चाहे वो वेप्स भी, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स भी पता होंगे, ठीक है, वेप्स भी यूज किए जाते हैं, राइट। ठीक है, सो हर तरीके से हमें नॉर्मल दिखते हैं एंड ट्रस्ट मी कि नॉर्मलिटी की तरफ दिखते तो हैं पर कहीं ना कहीं हम पे असरअंदाज तो हो रहे हैं, हमारे आसपास पे भी असरअंदाज हो रहे हैं।
जिनको हम कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोकर्स, ठीक है। सो हमें इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो निकोटीन है वो भी एक बहुत बुरा नशा है, राइट। और उसमें हमारी ब्रेन केमिस्ट्री भी चेंज होती है, द सेम वे लाइक हार्ड ड्रग्स। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रग की तरफ लिया जाता है, इसलिए वो इसके बारे में सीरियस नहीं होता, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर्स हो तो फिर वो समझते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ करना होगा, राइट। बल्कि तो वो भी नहीं समझते क्योंकि ज़िंदगी सब ठीक चली जा रही है, ठीक है। और निकोटीन के यही होता है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ना जो निकोटीन के, ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट जाता है और वो क्रेविंग में बहुत ज़्यादा आगे हो जाते हैं, राइट। तो हमें निकोटीन की बार बार तलब होती है जो हम जिस भी सूरत में लेके चले जाते हैं और हम देखते हैं, ठीक है। और ये है कुछ निकोटीन तंबाकू की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, देखा हुआ भी होगा, नॉर्मल है आजकल और ये अच्छी बात नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बहुत नॉर्मल होता गया, ठीक है। स्मोकिंग इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, ठीक है। और क्यों हमारे लिए स्मोकिंग हार्ड हो जाती है, क्विट करना क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब निकोटीन हमारे जहनों में, ब्रेन में बिल्कुल रिसेप्टर्स में जाके बस जाता है, ठीक है, वो हमें रिलैक्स और गुड करता है शुरू में इनिशियली, राइट। और फिर उसके बाद वो लेवल्स जल्दी जल्दी निकोटीन के गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें और निकोटीन चाहिए होता है, हम अगेन एंड अगेन लेना चाहते हैं। I want to smoke, I want to smoke again, या I want to take tobacco in any form, जिसका जो भी फॉर्म है, ठीक है, राइट। मैं फिर बता रही हूँ कि आम खासकर खवातीन के लिए जिनको कुछ ही चीज़ों के बारे में पता है, तो प्लीज़ वो भी तंबाकू, गुटखा, जैम, प्लीज़ ये सब चीज़ें हाज़र्डियस है, नुकसानदेह है, लाइफ थ्रेटनिंग है, अच्छी नहीं है। तो किरण हॉस्पिटल में अगर आप कभी जाइए तो आपको पता चलेगा वहाँ ज़्यादातर लोग मुंह के कैंसर से हैं और वो इसी नॉर्मली सिगरेट्स को और ये गुटखा, चालीन सबको लेते थे, उनको नहीं पता चल रहा, जबकि पता भी कुछ लोगों को चल जाता है कि मुंह अंदर से कट रहे हैं, ठीक है, और कटते कटते जख्म बढ़ते चले जा रहे हैं जो कैंसर बन जाते हैं। समटाइम्स तो मुंह, अगर आप देखें बहुत से लोगों का मुंह नहीं खुलता खाना खाते हुए और उनको स्मॉल बाइट्स, स्मॉल लुकमास लेने पड़ते हैं ताकि फूड को ले सके। तो जब आप खाने पीने के काबिल नहीं रहे तो फिर भी आप समझते हैं कि आप ठीक से रास्ते पे जा रहे हैं, फिर भी आप समझते हैं आप सबसे ज्यादा जानते हैं अपने बारे में इस मामले में, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को इस नुकसानदेह चीज से बचाइए, राइट। ये दिखने में बहुत आम है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। टोबैको यूज के बहुत से इफेक्ट्स हैं, ठीक है, दांत पीले हो जाना, ठीक है, बैड ब्रेथ, कफ, डिक्रीज्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस। मैं हल्की सी एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे इतना सांस फूलता है, इतना सांस फूलता है। एक तो नॉर्मल है कि मुझे एक्सरसाइज की आदत नहीं है, स्टेमिना बिल्ड नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज की आदत, स्टेमिना बिल्ड होगा तो हम अच्छा फील करते हैं। लेकिन जो लोग रेगुलर स्मोकर्स होते हैं, रेगुलर टोबैको या निकोटीन यूज करते हैं, उनका नॉर्मली भी स्टेमिना नहीं बढ़ पाता, उनको बहुत से और भी स्टेमिना रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, राइट। और ये हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमें इस चीज से बचना है, हमें नहीं समझ में आ रहा होता है, ठीक है। थोड़ा सा और ओपनली बात करें तो आपको सेक्सुअल इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं, ये मेल फीमेल्स दोनों के लिए है। एज अ डॉक्टर आई हैव टू टेल यू ऑल दिस थिंग, राइट। और फिर इंसान को समझ में नहीं आता कि रीजन क्या है, ठीक है, और फिर वो जाके दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं। लेकिन आप सबको जानना जरूरी है कि स्टेमिना हर हालत में कम होता है, आप कोई भी जिंदगी के एनर्जेटिक चीजों में नहीं कर सकते और पीछे रह जाते हैं, ठीक है। और हार्ट रेट, हार्ट अटैक्स होना, ब्रेन स्ट्रोक्स होना, ये भी बहुत नॉर्मल हो जाता है लोगों के लिए, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम टोबैको को इतना आम लेते हैं लेकिन सबसे ज्यादा रेट है उसका नुकसान में, सबसे ज्यादा, राइट। अब अल्कोहल, कोकेन, हेरोइन हार्ड ड्रग्स है, नो है, बिल्कुल नो। कम है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इफेक्ट कम है, इसमें भी बहुत जान जाती है, जानलेवा बीमारी है। लेकिन टोबैको जिसको बहुत नॉर्मल लिया जाता है, तंबाकू को कितना नॉर्मल लिया जाता है इन फॉर्म ऑफ जो मैंने आपको बताया, उसकी रेट सबसे ज्यादा हाई है, इंसान इसकी बीमारियों में पड़ जाता है, ठीक है, और अपनी जान से चला जाता है, ठीक है। टोबैको किल्स रेट दोबारा से देख लीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, उसके स्टैटिस्टिकल रिसर्चेस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कंक्लूजन्स मौजूद है, आपको खुद भी सर्च करने पे मिल जाएंगी। वर्ल्ड वाइड रिसर्चेस होती हैं इन चीजों पर, ठीक है। और आप देखिए सबसे ज्यादा टोबैको का रेशियो है कि जिसमें अमवात होती है, ठीक है।
और फिर भी हमें लगता है टोबैको बहुत नॉर्मल है, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी फाइन, क्या हो गया, सब तो करते हैं, मैंने भी कर लिया तो क्या होगा, राइट? सो बेसिकली एडिक्शन ओवरऑल आपकी सोचने समझने की सलाहियतों को जो है खत्म कर देती है। कोई पूछना चाह रहा है? ओके, कैन आई रिक्वेस्ट यू कि मैं आपको टाइम बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सेशन सब रखेंगे, मैं आपके सवाल कर लूँगी। नहीं, अब बात निकोटीन की हो रही है, Yeah. तो निकोटीन के चाय में भी निकोटीन होती है, मैंने सुना है। चाय? Yes. चाय में। जी जी बिल्कुल, जी। बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। चाय, कैफीन, कॉफी में कैफीन होती है, चाय में निकोटीन होती है, यस इसकी भी एडिक्शन होती है, तो इसको कम से कम यूज कीजिए। तो उसका क्या रेट होता है? देखिए उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी अगर हम निकालें तो उसका रेट, देखिए ये जो है ना निकोटीन, इसमें इंडिविजुअल नहीं है कि स्मोकिंग का कितना है और गुटखे का कितना है और चाय का कितना, ये ओवरऑल ये निकोटीन के सब मीडियम्स हैं। निकोटीन इन जराए से यूज की जाती है, चाय भी उनमें से एक जरिया है जिससे निकोटीन हासिल की जा सकती है। तो आपको जो रिसर्चेस मिलेंगे वो ओवरऑल निकोटीन पे मिलेगी, ठीक है? तो निकोटीन का अगर आप ये बहुत ज्यादा हाई है तो चाय में भी आप मॉडरेशन इख्तियार करें, दिन में से 2 दफा ले लें, बहुत दफा हर घंटे बाद चाय को ना यूज करें, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कीजिए और उसके हल की तरफ आइए, ठीक है? ठीक है, सो एक वीडियो की तरफ जाते हैं, ठीक है? लेट्स वॉच अ वीडियो रिगार्डिंग इट और उसके बाद हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस भी कर लेंगे। Okay, till the time video को देखते हैं, no issues, technical issues आ जाते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है। Take everything normal in life. Take everything light in life. जिंदगी में हर चीज को रिलैक्स में लीजिए। आप बहुत रिलैक्स नहीं हो जाए बहुत सी चीज में कि कल एग्जाम में मैं कुछ पढ़ी थी, ठीक है? फर्क होता है। प्रॉब्लम्स को रिलैक्स में लीजिए, ठीक है? क्योंकि every problem has solution. देखिए मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये बात पता चली है कि everything has a resolution. सिर्फ हम उसको देख नहीं पा रहे और हमारे ऊपर जज्बात बहुत ज़्यादा कवर हो जाते हैं, जज्बात बहुत हाई चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो वाइज नहीं सोचता, ठीक है? राइट? हमारे माइंड 2 किस्म की तरह से होता है, वाइज माइंड और इमोशनल माइंड। डिसीजन मेकिंग्स के लिए वाइज माइंड चाहिए होता है। कहते हैं जज्बात में गलत फैसला नहीं करो, हम इमोशनल माइंड से सोचते हैं, हमें वाइज माइंड से सोचना है। इमोशनल माइंड को जो है वो शट करना होता है समझदारी से, और समझदारी वाइज माइंड क्या, रियलिटीज चेक रखते हुए, रियलिटी चेक रखिए, रियलिटीज को देखते हुए चले। अच्छा, जो इंसान हमसे रियलिटी की बात कर रहा था हम कहते हैं यार हमें समझ नहीं रहा है। आई एम अ फीमेल ऑल्सो, बट मैंने कुछ फीमेल्स में ज़्यादा ही कॉन्टेंट देखा है, हमारे भी करते हैं, वी आर नॉट सेफ, बट फीमेल्स का ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर हो जाती है, ठीक है? तो उनको मर्द जब उनको समझा रहे होते हैं तो कहते हैं आप मुझे समझते नहीं, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या होता है, क्या चल रहा होता है। बट टेक्निकली ये वो चीज़ होती है कि हमें इस टाइम जज्बात से हट के कुछ फैसला करने होते हैं, ठीक है? ठीक है, राइट? ओके, हम आगे चलते हैं, हम इसको लास्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है? Okay, so we are moving on towards the more depth of this, और इसकी depth के बाद हमने जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है ना वो बहुत ही ज़्यादा डीपली की है। Everything you must know about the addiction वो आज हमने बात कर ली है। इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आपसे जो चीज़ों की बातें की है, इतना भी आगाही हो जाए तो हम अपनी और अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं, right? Now we will talk about management, and that's a good news. Every problem has a great. Every problem has a very good. So नशे का भी there is always a hope. उम्मीद सबसे बड़ा solution है। इस नशे से निकलने के लिए उम्मीद रखनी है और उस उम्मीद को जारी रखना है। मैं आपको बताऊं कि नशे से निकलना पॉसिबल है लेकिन आसान नहीं है। रियलिटी चेक,
रियलिटी चेक आसान नहीं है, बट गुड न्यूज इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इससे हम निकल सकते हैं और अपने प्यारों को भी निकाल सकते हैं। इसके लिए चाहिए सब्र, कमिटमेंट, उम्मीद, क्योंकि जब हम इलाज में चलते हैं तो रिलैप्स होने के भी चांसेस होते हैं। व्हाट इज रिलैप्स? एक चीज का दोबारा हो जाना, किसी बीमारी को ठीक किया लेकिन वो दोबारा हो गई, हम खड़े हुए हम दोबारा गिर गए लेकिन हम दोबारा खड़े हो सकते हैं, ठीक है। रिहैबिलिटेशन की अगर बात की जा रही है, रिहैबिलिटेशन बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी डेली लाइफ फंक्शनिंग को वापस रिकवर करते हो, ठीक है। सो रिहैबिलिटेशन में ड्रग्स का बहुत केमिकल और नॉन केमिकल एडिक्शन का बहुत अच्छा इलाज होता है, ठीक है। लोग हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, बट वहाँ पे मैं आपको बता दूं हॉस्पिटल में सिर्फ डिटॉक्स होता है। डिटॉक्स क्या होता है? बॉडी का डिटॉक्स होता है, जिस्मानी तौर से वो गुजारते हैं। कुछ मेडिसिन के थ्रू आपको एक सेफ डिटॉक्स दे देते हैं हफ्ता 2 हफ्ते के लिए, लेकिन एक्चुअल में जब मैं नशे से रुकूंगी ना, मुझे यहाँ से मानना है कि मुझे नशा नहीं करना, मुझे साइकोलॉजिकल डिटॉक्स चाहिए, मुझे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए। तो जब मैं अपने जहन से खुद नो करूंगी, वो है ना स्लोगन से नो टू ड्रग्स, तो जब मैं खुद कहूंगी नो, I don't have to take it anymore, and if somebody is offering me, I have to say no, I'm not taking it anymore, and I would not allow you to take it. So ये है आपका कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग कि अब आप इस चीज से निकल रहे हो और निकल सकते हो, ठीक है। सो रिहैबिलिटेशन जरूरी है। रिहैबिलिटेशन में पहला पार्ट यही होता है कि आप जो है वो डिटॉक्स से गुजरते हो। डिटॉक्स यही है तोड़, डिटॉक्स है तोड़ से गुजरेगा जो बंदा नशे में होगा, लेकिन उसका हमने जो तोड़ है वो सेफ रखना होता है, ठीक है। उसके साथ थेरेपी चलती है साइकोलॉजिकल, और आफ्टर केयर प्रोग्राम्स चलते हैं ताकि वो हमारे साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। ओके, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन की बात की, काउंसलिंग की बात की, साइको एजुकेशन, यानी ये जो मैंने आपको आगाही दी, इस तरह के कई टॉपिक्स होते हैं जिसका मैंने कितने अल्फाज का इस्तेमाल किया इस पूरे में, क्रेविंग का, डिनाइल का, रेजोल्यूशन सोल्यूशन का, ठीक है, ड्रग्स का, इन सब का एक अलग से वाइड टॉपिक है, एक डीप मौजू है ये। क्रेविंग पे पूरा लेक्चर हो सकता है अलग से, डिनाइल पे पूरा अलग से आगाही लेक्चर हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने एडिक्शन में सबको कवर किया है, ठीक है। इस तरह के साइको एजुकेशन टॉपिक्स होते हैं। ग्रुप थेरेपी, रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड फॉलो अप। व्हाट इज ग्रुप थेरेपी? जैसे हम सब मौजूद हैं, उस ग्रुप में हर वो शख्स मौजूद होगा जो कि इस मसले से गुजर रहा है, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से तो 10 लोग पिक करते हैं अपने आप को, यस मैं हूँ नशे का मरीज। अच्छा, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ, माशरा कहते हैं नशाई, हिरोइनशी, शराबी, हम कहते हैं नशे का मरीज। ये टैग्स और लेबल्स देना बंद कीजिए, ये चीज़ और गिल्ट में गुजारती है और फिर वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगी उस शख्स की, गिल्ट के बाद और लेते हैं, ठीक है। तो वो गलत करके वर्ड्स को गुजारते हैं, इस वर्ड से लोगों को गुजारते हैं, ठीक है। सो तमाम नशे के मरीज उस ग्रुप में होंगे और एक साथ साइकोलॉजिस्ट होगा, काउंसलर होगा, और फिर हर किसी को सुनेगा और हर कोई अपने मसाइल का इजहार करेगा। और सब जब सुनेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं नशे की मरीज हूँ और मैं अगर बैठ के बात कर रही हूँ, खड़े होकर अपनी जर्नी बता रही हूँ, और आप सब भी नशे का मरीज है, क्योंकि उस ग्रुप थेरेपी में सब नशे का मरीज होना रूल है, आप सब कनेक्ट करेंगे मेरी स्टोरी से, क्योंकि आप सब उस चीज़ से गुजर रहे हैं। और जब वो कनेक्शन फॉर्म होता है ना, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होती है, तो एक दूसरे के लिए एम्पैथी आती है, हमें लगता है हम अकेले नहीं हैं इस दलदल में, और भी लोग हैं, हम सब मिलकर इस चीज़ से निकल सकते हैं। सो इसका अकेले इलाज से बेहतर है ग्रुप इलाज, रिहैबिलिटेशन, ठीक है, राइट। ओके, सो फॉलोअप्स एंड एनी मीटिंग्स भी वाइड चीज़ है, वो भी इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइवेट ट्रीटमेंट को जल्दी से गो थ्रू करते हैं, उसमें फेज 1 वही है डिटॉक्सिफिकेशन का, काउंसलिंग, थेरेपी, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। जो थर्ड स्टेप है ना, उसको मैं थोड़ी डिटेल में बता दूँ, आफ्टर केयर प्लान। आफ्टर केयर प्लान में रिलैप्स प्रिवेंशन, यानी अब आपका इलाज हो चुका है हमारे पास से 2 महीने 3 महीने रहने के बाद, अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास आते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, ताकि कहीं ना कहीं रिलैप्स होने से बच जाए। मैंने आपको बताया ना, रिलैप्सिंग डिजीज है, रिलैप्स हो सकते हैं, लेकिन उस रिलैप्स से डरना नहीं, हमारे पास आते रहिए। अगर आप ठीक है तब भी महीने में 1-2 दफा चक्कर जरूर लगाएं। हर रिहैबिलिटेशन अपने बारे में बताता है कि हमारे पास 2 दिन लगा लें, 1 दिन लगा लें, ताकि
अपनी रिपोर्ट दे सकें, अपने बारे में जानकारी जान सकें कि अब आप कैसे चल रहे हैं, आके बताइए अपने साइकोलॉजिस्ट को और फिर फर्दर प्लान्स बनाएं आपके लिए और फिर आस्ते आस्ते आपको सोसाइटी में इंटीग्रेट कर देते हैं। एनए मीटिंग्स के बारे में बता दूं आपको, एनए मीटिंग्स होती है नार्कोटिक अनोनिमस, एए मीटिंग्स होती है अल्कोहलिक अनोनिमस। इनको बिल्कुल मेरी बात अच्छी नहीं लगी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो ये जो मीटिंग्स होती है, इस मीटिंग में क्लोज ग्रुप होते हैं और इस क्लोज ग्रुप में हम सब वही होंगे जो नशे के मरीज हैं, लेकिन अब आप बेहतर हो चुके हैं, हमने अपना इलाज कर लिया है। और आपको पता है पाकिस्तान में कई जगहों पे एनए मीटिंग्स होती है। कराची में मैं आपको बताऊं तो बहुत सी जगहों पे एनए मीटिंग्स होती है। T2F आपने सुना होगा, कश्मीर रोड के पास कोई पार्क है, वहाँ पर भी पार्क में सब चेयर्स नीचे ही बैठ जाते हैं सब सर्कल में एनए मीटिंग्स वाले। चाहे वो क्लोज ग्रुप में, फिर कहूँगी आम बंदा नहीं जा सकता, उनके दरमियान नहीं बैठ सकता क्योंकि उन्हीं की शेयरिंग होती है, ठीक है। आपको इसका और सी जगह पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी मिले तो ऑनलाइन मीटिंग्स में आप अटेंड ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। तो ये वो मीटिंग्स होती है कि मैं अपनी रिकवरी में हूँ और मैं कैसा हूँ, मेरे साथ क्या गुजर रही है, मेरे साथ अब डीलिंग कैसे चल रही है, लाइफ में मुझे क्या मुश्किल हो रही है, मुझे कितनी क्रेविंग्स हो रही है और मैं कितनी मुश्किल से उसको कोप कर रहा हूँ। फिर सब जब उसको सुनते हैं तो अपने अपने जिंदगी के बारे में बताते हैं कि तुम सही जा रहे हो, मैंने भी ऐसे गुजरा, मैं भी इससे गुजरा हूँ, बहुत मुश्किल होती है, पर मैं ये करता था, मैं ये करता था, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, उसको बूस्ट मिलता है कि ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ, राइट। और फिर वो आगे जाता है, इस तरह रिलैक्स होने से बचते हैं। सो पूरी दुनिया में एनी मीटिंग्स होती हैं, आप यहाँ बैठ के ऑनलाइन एनी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। और सब इसी चीज के बारे में बात करेंगे। और अगर कोई नहीं बताना चाहता कि उस नशे में है तो प्लीज एनी मीटिंग्स को सर्च करके उसमें खुद ज्वाइन कर लें, खुद ही सब सीख लेंगे, ठीक है, राइट। ओके, सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि होप इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जब हम एक सुरंग से गुजरते हैं ना, गुजरे होंगे सभी, कितना अंधेरा होता है, लेकिन उसके बाद लाइट जरूर आती है, तो वो लाइट होप है। सो अगर आपकी जिंदगी किसी अंधेरे से गुजर रही है तो प्लीज गिव अप मत कीजिए, चाहे वो एडिक्शन से रिलेटेड है चाहे किसी और से भी। There is always a light. It will come to you. You just have to pass that tunnel with your patience. और उस सबर के बाद you will get that light, right? ठीक है? So together we will be with hope. हम सब मिलकर एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कोई लेबल नहीं करेगा एक दूसरे को, कोई स्टिग्मेटाइज नहीं करेगा एक दूसरे को, सब उसको समझते हुए उस एक्टिविटी के थ्रू जो मैंने आपको करवाई है उससे मैंने आपके अंदर एम्पैथी बिल्ड करने की कोशिश की। आई एम श्योर अगर आपको करना हो दोबारा, अब आपने सीख लिए, प्लीज किसी के बारे में समझना है तो आंखें बंद करके उसके हाल में उसको सुने, अपना व्यू को साइड पे रखिए और फिर उसको अंडरस्टैंड करें और देखिए वो कहाँ पर जा रहा है। कंक्लूजन यही है कि हमने सीख लिया आज कि एडिक्शन हर तरीके से गलत है, कोई ड्रग बड़ी या छोटी नहीं है। जो चीज केमिकल या नॉन केमिकली आपको नुकसान दे रही है, आपकी जिंदगी को, आपके रिलेशनशिप को, आपके काम को, आपके एकेडमिक्स को, आपकी हेल्थ को, बस उस चीज से आपको निकलना है। और प्लीज हेल्प लीजिए, प्लीज गिल्टी या शेम मत फील कीजिए, हेल्प लीजिए। आपको लगता है आपको लेबल किया जाएगा, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद है, उनके पास जाइए, ठीक है, अपने ही अपने प्यारे के बारे में बताइए और प्लीज उनको उनकी जिंदगी में वापस लेकर आइए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडे। Okay, so I would like everybody, जिनके ध्यान में कोई questions हैं तो please. How can we get rid of non-chemical addictions? Because I don't think is there any therapy for non-chemical addictions. लेट मी टेल यू कि जो मैंने आपको मैनेजमेंट स्किल्स बताई हैं सब कुछ सेम नॉन केमिकल्स के लिए अप्लाई होती है, सेम रिहैबिलिटेशन में सेम इलाज होता है विद केमिकल्स, राइट। इससे बचाओ, आप जब रिहैबिलिटेशन से जाते हैं मुश्किल होता है और केमिकल के लिए भी मुश्किल होता है, जैसे आपके पास ड्रग का एक्सेस है, अगर आप गेमिंग एडिक्शन के साथ हो तो आपके पास गेम्स का एक्सेस भी मौजूद रहेगा घर में, ड्रग्स का तो फ्रेंड से भी मिल सकती है, कॉल पर भी मिल सकती है, उस इलाके में जाने से भी मिल सकती है, ठीक है। Addiction as a whole is same characteristic with every chemical or non-chemical. चाहे वो gambling है, चाहे वो हेरोइन है, चाहे वो इंटरनेट है, गेमिंग है, चाहे वो शॉपिंग है, चाहे वो शराब है या गांजा है या कुछ भी है, सबके साथ
एक ही ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम केमिकल या नॉन केमिकल पकड़ के एडिक्शन नहीं करते इलाज, हम एडिक्शन को लेकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और एडिक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी है, लॉस ऑफ कंट्रोल, बेबस हो जाना, एक चीज को सोचते रहना और करते रहना, उसका आदी हो जाना, और उसकी वजह से अपनी लाइफ को, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को खराब कर देना, और चाहे केमिकल से हो नॉन केमिकल से हो, रिकवर हो जाती है। क्वेश्चन प्लीज। मैं ये समझू जो मैंने बताया सब समझ में आया। यस माशाल्लाह, that's a good news, that's good. रिहेबिलिटेशन का रेट इतना, जो सक्सेस रेट इतना कम क्यों है, जो हमने अक्सर देखा है माशरे में? बिल्कुल कम इसलिए है कि जो एडिक्शन है ना, वो रिलैप्सिंग डिजीज है अनफॉर्चुनेटली। मैंने आपको बीच में बताया था ना, एडिक्शन से जब इलाज हो जाता है ना, वो रिलैप्स हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल्स देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायबिटीज, शुगर बीमारी है, बीपी ब्लड प्रेशर बीमारी है। ये तो ऐसी बीमारियां हैं कि जब आपको हो जाए या आप किसी जानने वाले को हो जाए, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अब सिर्फ मैनेज करके चलना है, इसका इलाज नहीं है। शुगर हो गई, खत्म नहीं होगी, मैनेज हो सकती है इंसुलिन से या मेडिसिन से, या बहुत से और टोटके भी आते हैं, कुछ कड़वा ले लो, कुछ ये ले लो, ठीक है, लेकिन कोई इस चीज से छुटकारा नहीं पा सकता। सेम विद ब्लड प्रेशर, राइट? इसी तरह एडिक्शन भी है, हो गई ना तो आपके खून में है अब वो, लेकिन आप उससे मैनेज करके सारी जिंदगी रिकवरी में गुजार सकते हो और उससे रिकवर रह सकते हो, नशे से दूर रह सकते हो। लेकिन ख्याल रखिएगा कि रिलैप्स भी दोबारा हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलैप्सिंग है, आप किसी ना किसी तरह से अट्रैक्ट हो सकते हो। उन लोगों के पास मत जाएं, उन जगहों से मत गुजरें, ठीक है, अपनी नई गैदरिंग्स लाइए, तो गैदरिंग्स के थ्रू है, नई जगह पर जाइए, या फिर अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपने अवेलेबल वसाइल के साथ ही आप इंशाल्लाह अपने आप को कोप कर सकते हो। तो आई आंसर योर क्वेश्चन। जी नेक्स्ट। मेरे ख्याल में रिलैप्स होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता एज द नॉर्मल इंडिविजुअल, तो इससे कैसे बचना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। माशरे की एज अ होल सुधार करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन आपको पता है ना, हम एज अ होल सुधार एनवायरनमेंट को नहीं चेंज कर सकते। चेंज आता है सेल्फ से, ये सिर्फ एडिक्शन की नहीं, मैं ओवरऑल साइकोलॉजिकल बात कर रही हूँ। चेंज आता है जब मैं अपने ऊपर काम करना शुरू करती हूँ, और फिर मुझे एनवायरनमेंट की परवाह नहीं करनी। एनवायरनमेंट आपको गुस्सा भी देगा, आपको प्रोवोक भी करेगा, आपको अब्यूज भी देगा, आपको नेगलेक्ट भी देगा। आपको अपनी रेजिलियंस मींस अपनी कैपेसिटी टू स्टैंड इन दैट एनवायरनमेंट, उस जगह पे मुझे खड़े रहना है, डट के खड़े रहना है, फेस करना है, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। एंड यस, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तुम तो रिहैब से होके आए ना, नशा करते थे, नशा ही थे, शराबी, ओह गॉड, बच्चों को साथ वाला है उससे दूर रहना, तो ये नहीं देख रहे वो था ना अंदर, तो रिहैब से इलाज करवा के आया है, तो पॉजिटिव साइड तो देखती नहीं है ना अनफॉर्चुनेटली। सो एक्सेप्टेंस मुश्किल मिलती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा नेगेटिव पॉइंट होगा अगर मैं आपके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करके नहीं कर रही और फिर मैं उस जगह पे पड़ जाऊँ। मुझे एक्सेप्ट करना है ना, और मुझे अपने आप को बेहतर करना है, तो अपने लिए करना है, अपने नेबर्स के लिए नहीं। यही मसला है, हम लोगों के लिए जीते हैं, प्लीज लोगों के लिए जीना खत्म कीजिए। लोगों का ख्याल जरूर रखिए, लेकिन अपने लिए जिए, कि अपने लिए जिएंगे तो अपने आसपास वालों का ख्याल रख सकेंगे। सो अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आई डोंट केयर, I have to take care of my mental health and physical health because that's more important for me. I hope I answered your question. Thank you. जी. And you told us that many people feel ashamed of going rehab due to society pressure and peer pressure. So is there any therapy that अगर कोई बंदा अपने घर पे कोई थेरेपी करना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फैमिलीज को नहीं पता होता कि ये कुछ नशे में मुब्तला है, तो अगर वो अपने घर पे कुछ थेरेपीज कर जिससे वो अपने नशे को ओवरकम कर ले और सोसाइटी से ही बच जाएगा, तो इसका कोई सोल्यूशन है कि वो घर में कैसे ओवरकम कर सकता है इसको? ठीक है, आपने बहुत अहम बात उठाई है। हमारे पास बहुत से रिहैब में पता लोग क्या कह के आते थे कि हमारे रिश्तेदारों को पता है कि हम आउट ऑफ सिटी हैं,
हम 3 महीने के लिए बाहर हैं, इलीट क्लास से आते थे तो कहते थे हम दुबई के टूर पे हैं, हम लेकिन आपके पास हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, मेरी फैमिली कैसे फेस करेगी, मैं बाद में जाके कैसे फेस करूँगा कि मैं तो रियाब से आ रहा हूँ, राइट, ठीक है। सो इसलिए वो छुपना चाहते हैं, हम उनको ओपन करवाते हैं। देखिए कब तक छुपेंगे, चीज छुपती नहीं है, और फिर अगर वो छुपी रहेगी तो हमेशा के लिए मैंने अपने अंदर क्या बिठा लिया, गिल्ट एंड खौफ। गिल्ट भी वेरी गुड, सबसे ज्यादा खौफ, क्या खौफ, किसी को पता ना चल जाए कि मैं रिहैब गया था, किसी को पता ना चल जाए कि मैं रिहैब में हूँ, तो वो खौफ गिल्ट क्या दे देगा। साइकिल याद करें क्या थी, क्रेविंग, और फिर क्रेविंग के लिए जाऊंगा अपने रिचुअल को यूज करूंगा, तो वही हो गई ना बात। मुझे अपने हर साइकोलॉजिकल फीलिंग्स को फेस करना है, फेस करना है, फेस करना। आई अंडरस्टैंड 100% इट्स नॉट इजी, आई नो इट्स नॉट इजी, कहने में बहुत इजी लग रहा है, बट ट्रस्ट मी करवा सकते हैं, हम कर सकते हैं, बिकॉज करवाया है, बिकॉज किया है। अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को, ये मैं जो आपको बता रही हूँ, मेरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी है इसमें, मेरे एक्सपीरियंशियल इवेंट्स हैं सारे। जो डर जाते हैं वो बार-बार रिलैप्स होते हैं, और बहुत दफा तो आते नहीं है इलाज के लिए, ठीक है, लेकिन प्लीज। और बाकी जब वो थेरेपी की और बात के घर पे, देखिए डिपेंड करता है किस हद तक की नशा पहुंच चुका है, लेवल क्या है। टोटल लेवल आउट है तो रिहैब के अलावा कहीं घर में भी इलाज नहीं हो सकता। बहुत से लोग नहीं बेचते हैं, तो घर पे कैसे रुकेंगे आप, माँ बाप से रुकेंगे, माँ बाप को तो हिट करके जा रहा हूँ मैं, माँ बाप को तो चार सुना कर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका नशा चढ़ा है। आप नहीं बोल रहे, आपका नशा बोल रहा है, ठीक है, तो घर में पॉसिबल नहीं है। घर में तो मैं इतनी आराम से कोई इमोशनल अब्यूज कर सकता हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता हूँ, मैं खिड़कियाँ तोड़ दूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया। माँ वही रोने लग गई, बाप वही, मेरा एक ही सुकून है जिंदगी में, जाओ जाओ बेटा जहाँ जाने जाओ। घर में नहीं, रिहैब में स्ट्रॉन्ग टीम मौजूद होती है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। आपके रिश्तेदार नहीं होते कि इमोशंस को लेके बैठ जाए, आपसे एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, लेकिन स्ट्रेट और फर्म रहेंगे, आपकी ब्लैकमेलिंग्स पे नहीं आएंगे, आपको समझेंगे जरूर लेकिन आपकी ब्लैकमेलिंग्स पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका इलाज ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। ये सारी बातें हो रही हैं स्ट्रॉन्ग नशे के लिए, लेकिन हमारा मुआशरा वो स्ट्रॉन्ग नशा हमारे यहाँ यारी में लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो महंगे होते हैं। और हमारी यारी के तमाम मर्द और औरतें जिस नशे में मुब्तला हैं, वो जिसका लेवल सबसे हाई था, जो टोबैको में, मेरे इर्द गिर्द में इतने एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए हैं कि वो लोग जो सुपारियाँ खा खा कर अपने पूरा सड़ा दिया कि उनको कैंसर हो गया, कैंसर के इलाज के दौरान वो लोग सुपारियाँ मुँह में रख के और दुनिया से ही चले गए। एक यंग बच्चा मतलब 40s में, उसका कैंसर का इलाज हो रहा था, माउथ कैंसर, वही ओरल गुटके की वजह से, वो गुटका खा खा कर उसका कैंसर का इलाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हो गया। फिर डॉक्टर ने उसको सख्ती से मना किया कि अब आप ये बिल्कुल, इसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, मतलब छालिया पान गुटका कुछ नहीं, लेकिन उस बंदे ने फिर से शुरू कर दिया और अब वो सीवियर डेथ बेड पर है। तो अब ये तो वो बीमारी है जिसका जो है वो रिहैब में भी ऐसे लोग को रिहैब नहीं जाते, क्योंकि उनको कोई आउट ऑफ सेंस वो लोग नहीं हो जाते हैं। तो फिर इसका क्या इलाज हो जाए? यही बात है ना, मैं इंतजार कर रही हूँ जब तक वो आउट ऑफ सेंस ना हो जाए। मैंने शुरू में बात की थी ना, जब तक नशा समझ में नहीं आता, जब तक इंसान झूम ना रहा हो, मैंने इसीलिए कहा ये चीज़ है। सोसाइटी जब तक एक्सेप्ट ही नहीं करती इस बंदे को कोई मसला है, ठीक है। आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन। तो निकोटीन, आपने खुद ही बता दिया कि वो डेथ बेड पे है, आपने खुद ही बता दिया कि डॉक्टर ने उसको लास्ट वार्निंग दी है, सो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया ना। मैंने आपको कहा इट्स नॉट अबाउट हार्ड ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रग, एडिक्शन इज एडिक्शन। एंड यस, निकोटीन के लिए आपकी बात ठीक है, कोई रिहैब नहीं जाना चाहता, लेकिन रिहैब में जा सकते हैं, इलाज करवाइए, उनको मोटिवेट करें, उनको नहीं तो ऐसे लेक्चर्स में, ऐसी आगाही अवेयरनेसेस में लेकर जाइए। लेकिन हमारे मुआशरे की सबसे जो नेगेटिव बात है वो ये है कि इसको बुरा नहीं समझा जाता। जैसे हम एज अ नोबल प्रोफेशन इसको लिया जाता है कि वो पहले वो होते थे घरों में, पानदान होते थे, उसमें पान, छालिया, सुपारी, वो तंबाकू सब कुछ रखा, तो मतलब ऐसा
जी, जी। Like और वो वो families ऑनर ऐसा होता ऑनर है। वो पानदान होता था, और अभी भी कुछ घरों में होता है पानदान रखा हुआ है, वो जो दादी नानी होते हैं वो बनाते हैं पान और खाते हैं। तो मैं और वो उससे सारे- रिलेट करना जी चाहूँगी। जी बिल्कुल जी। और वो सारी जिंदगी यूज करती हैं, और लेकिन वो जाती दुनिया से किसी और वजह से। तो ये चीज मुझे एक और पॉइंट देता है कि देखा सारी जिंदगी उन्होंने यूज किया, उनको कुछ नहीं हुआ, डेथ तो उनकी हार्ट अटैक से हुई है, डेथ तो उनकी किसी और वजह से हुई है। सो ये मुझे और अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि मैं अपनी इस चीज को यूज करूँ। देखिए बिकॉज मेरे नस्ल से चल रहा है वो चीज ठीक नहीं है, बिकॉज मेरे नस्ल दर नस्ल, आपके नस्ल दर नस्ल डायबिटीज चल रही है, तो आप उसको मान लेंगे वो ठीक है, होनी भी चाहिए मुझे, और चल रही है तो क्या हो गया, इलाज करवाएंगी ना। मसला क्या है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि सब कर रहे हैं और होता चला आ रहा है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और हम कैसे आगाही दें, हम सब जो इस टाइम हॉल में मौजूद हैं, और हम सबको, क्या हम सब आप एडमिट करते हैं इस लेक्चर के बाद कि एटलीस्ट कि निकोटीन भी गलत है, क्या हम एक्सेप्ट करते हैं? तो बस इसी तरह अगर सोसाइटी के हम लोगों को आगाही मिलती जाए और ऐसे ही ग्रुप और बढ़ता चला जाए तो यकीनन निकोटीन भी कम हो सकता है। Please don't blame government, state for this. Please blame yourself. You have to stop yourself. Thank you. Any other? किरण, मैं जितने नशों के बारे में आपने बताया आज, इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे, लेकिन मेरी सराउंडिंग में, मेरे फ्रेंड सर्कल में और मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मैं देखता हूँ कि जब तक लोग सिगरेट ना पिए उनका माइंडसेट काम नहीं करता। सिगरेट, और हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी एरिया के पेरेंट्स हैं, वो जब तक गुटखा ना खाए ना तो उनका दिमाग काम नहीं करता। तो इस कंडीशन पे हमें इसकी क्या सूरत हाल क्रिएट करें कि हमारे लोग जो है, मेरे अपने फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत करीबी लोग हैं, अगर आप उनको एक दिन सिगरेट से दूर रखते हैं, जैसे रमज़ान में तो इफ्तारी के फौरन बाद वो जो है कैबिन में भागते हैं, तो इस पे ऐसी क्या एक्टिविटी है, क्या ऐसे एक्सरसाइज मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ये सोचा था कि जब भी किसी को स्मोकिंग का दिल करेगा तो फिर हम एक्सरसाइज मशीन पे लगा देंगे उसको, ताकि उसका ध्यान भटक जाए। तो आप भी कोई ऐसी एक्सरसाइज वगैरह मुझे बताएं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई एक एक्सरसाइज इस चीज से दूर नहीं कर सकती। निकोटीन का एक एडवांटेज ये है कि अगर आप उसमें टोटल दलदल में नहीं फंसे हैं तो आप सिर्फ थेरेपी के थ्रू भी इससे दूर हो सकते हैं। इसको कहते हैं निकोटीन या स्मोकिंग या जो भी चीज़ है, टोबैको सेसेशन प्रोग्राम्स चलते हैं, थेरेपीज चलती हैं, ठीक है, और आप अपने प्यारों को एटलीस्ट उन थेरेपीज से गुजार सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक एक्सरसाइज नहीं, अगर आपने अपने प्यारों पे वर्क करना है विदाउट एनीथिंग, उनकी रूटीन सेटअप करवाइए, ठीक है, उनकी रूटीन सेटअप कराइए जिसमें सुबह शाम एक्सरसाइज तो जरूर रखिए, वॉक रखिए, हेल्दी फूड रखिए, और एक प्रॉपर देखिए काउंसलर के साथ अटैच होंगे तो प्रॉपर वो स्केड्यूल बनाता है कि कितनी आप एक दिन में कर रहे हैं, क्या आहिस्ता हमें कमी करनी है। तो चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन अगर खुद से नहीं हो रहा तो प्लीज़ इस चीज़ को आप हेल्प लीजिए। आपने बात की कि निकोटीन के बगैर लोगों का काम नहीं होता, मैं आपको ओपनली बता रही हूँ, और आप सब मौजूद इस चीज़ को एग्री करेंगे, और कुछ ना कुछ लोग मौजूद भी होंगे जब तक वो स्मोकिंग या टोबैको को ले नहीं लगते वो सुबह वॉशरूम से फारिग नहीं हो सकते। कितनी बड़ी बात है, कैसे हुआ ये? कौन सा डॉक्टर कॉन्स्टिपेशन या इस चीज़ का इलाज बताता है जाके स्मोक कर दो? ये आदी बनाया मैंने अपने आप को, क्योंकि मैंने सुना था, मुझे प्रॉब्लम हुआ तो मैंने सुना कि ये होता है, यार एक लगाओ, पफ दो, एक सिगरेट खत्म करो और देखो कैसे तुम जबरदस्त तरीके से फ्री हो जाओगे। तो वो हुआ और उसने काम किया, बस वो फिर मैं आदी हो गई उसकी। लेकिन आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हेल्दी वे से जाते हैं, राइट? उनको भी टोबैको असर करता, उनको भी टोबैको चाहिए। सो ये कंडीशनिंग है, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकली, अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊँ तो माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है, ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा, ऐसी ये चीज नहीं मिली तो बस खत्म, दिन कैसे गुजरेगा। तो इस कंडीशनिंग से अपने आप को दूर करना होता है, और इसी में थेरेपीज बहुत अवॉइड करती हैं, काउंसलिंग बहुत अवॉइड करती है। हाँ, चाय के साथ भी सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, कोई मुझसे बात नहीं करे, पहले चाय रहे। अभी ये बात है कि ड्रग एडिक्ट होता है इंसान को, और जब तक उसको वो ड्रग नहीं मिलता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कोई ना कोई बोल्ड स्टेप उठाता है। तो मैं दूसरे चैप्टर की तरफ बात करूँगा कि लड़का लड़की जब किसी रिलेशन के अंदर होते हैं, ठीक है, जब उनका अफेयर होता है
तो उस अफेयर के बाद वो कुछ टाइम बाद वो कोई बोल्ड स्टेप उठाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। लड़की के भी पेरेंट्स होते हैं, लड़के के भी पेरेंट्स होते हैं, उसकी भी फैमिली है, सोसाइटी है, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आ रहा होता उस दौरान कि वो फिर उस लड़के के बगैर जो है वो नहीं रह सकती, या लड़का उसके बगैर नहीं रह सकता। वो अपनी फैमिली के छोड़कर वो चले जाते हैं या कोई सा बोल्ड स्टेप उठाते हैं। तो सिर्फ ये एडिक्ट सिर्फ ड्रग का है या इंसान का भी उसको एडिक्ट होता है, और वो साइकोलॉजिकल पेशेंट है या नहीं है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे इस तरह से एंड करते हुए कहा था कि देयर इज लॉट मोर टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, और मैंने बहुत सी चीज़ों को खुद नहीं इसमें छेड़ा, क्योंकि मुझे जो ओवरऑल बताया गया था वो सबसे ज़्यादा निकोटीन टोबैको के लिए ही बताया गया था कि आप इस पे रहिए, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ, लव एडिक्शन भी बहुत ही वाइड टॉपिक है। लव एडिक्शन, प्यार होना नहीं, प्यार में एडिक्ट हो जाना, और एक होती है को डिपेंडेंसी, इंसान की डिपेंडेंसी, इंसान की एडिक्शन हो जाना। लव एडिक्शन एक पर्टिकुलर बंदे से होता है, और को डिपेंडेंट में आप किसी पे भी को डिपेंडेंट हो जाओगे, और फिर वो नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, राइट? सो ये बिल्कुल आपने पॉइंट से उठाया। ये साइकोलॉजिकल पेशेंट है या नहीं है? मैं ये देखिए, ये अगर इनको थेरेपी की जरूरत है या मैं नहीं? आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको जस्ट इतनी सी इन्फॉर्मेशन में किसी को पेशेंट डिक्लेयर नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी को आपने एकदम से बना दिया। इसके लिए प्रॉपर असेसमेंट की जरूरत है, जिसको आप समझते हैं मे बी वो उसका एक्सट्रीम लेवल उस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी वो एडिक्शन में नहीं पहुंचा। ठीक है, एक्सट्रीम जा रहा है उस लव एडिक्शन में, लव रिलेशन में, लेकिन अभी वो एडिक्शन में नहीं पहुंचा। ये तो आपको साइकोलॉजिस्ट असेस करके बताएगा। लेकिन अगर आप शिद्दत पसंदी में जाते हैं इतना कि उसके अलावा नहीं है कुछ भी, और ये हो गया, वो हो गया, और बहुत कुछ हो गया, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ चले गए। ठीक है, राइट? सो ये बड़ी फाइन लाइन है, थिन लाइन है, इसको लव एडिक्शन को डिपेंडेंसी से अलग करना और समझना, ये डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपने बताया है ना, आप लव एडिक्शन को छोड़ दीजिए। अगर वो इस तरह की चीज़ें हो रही है ना, तो उसको आप काउंसलर को तो वैसे ही दिखा दें, कि क्यों उसके लिए दुनिया की एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है, बाकी नहीं। ये तो वैसे भी हमें काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ बैलेंस का नाम है। लाइफ में हर चीज़ बैलेंस है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, रिलेशनशिप को टाइम देने, सब बैलेंस। लाइफ बैलेंस नहीं होगा, जो बैलेंस से आउट हो रहा है, प्लीज मेंटल हेल्थ सीख करें जी। ओके, तो हाँ, हम इस तरह से, ये टॉपिक ऐसा है, हम चलते चले जाएंगे तो शाम भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कि हम थोड़ा सा वाइंड अप करना है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, और नेक्स्ट को भी टाइम दिया जाएगा। सो हमारी वीडियो है, उसको देख लेते हैं और फिर क्लोज करते हैं। Today's topic is drug abuse. Drug abuse, also called substance abuse, is an illness that is characterized by a destructive patterned use of illegal or legal drugs or medication. The condition affects the person's brain and behavior, such that they are unable to control the use of the drug, to the point that it interferes with their ability to function. The drug user consumes the substance in amounts or with methods that are harmful to themselves or others. Some of the most commonly used drugs are alcohol, cocaine, opioids, benzodiazepines, cannabis, barbiturates, amphetamine, hallucinogens, inhalants, club drugs, and other substances. There are over 190 million drug users around the world, and the problem keeps increasing at an alarming rate, especially among young adults under the age of 30. Drug abuse can cause long-term damage to the body. Drug addicts who use needles are at a greater risk of having HIV and hepatitis B and C infections. People start to use drugs for so many reasons. Some people start with the experimental use of recreational drugs out of curiosity, to have a good time, or because friends are doing it. For others, drug abuse begins with exposure to prescribed medications from a friend or relative who has been prescribed the medications, particularly with opioids. Over time, you may need larger doses of the drug to get high, and as drug use increases, it may get extremely difficult to go without the drug. An attempt to stop the drug may cause intense cravings as well as getting physically ill. In 2015, substance use disorder resulted in 307,400 deaths.
Highest numbers are from alcohol use disorders, around 137,500. Opioids use disorder has 122,100 deaths. Cocaine use disorders has 11,100 deaths, and amphetamine use disorder has 12,200 deaths. Causes. Each drug produces different physical effects on the brain. However, repeated use of a drug can alter the way in which the brain functions, including the way the brain feels pleasure. The addicting drug use causes changes in your brain that interferes with the ability to think, control your behavior, and at the same time, send intense impulses to take drugs. It is because of this change in the brain that it is so challenging for an addicted person to stop taking drugs. Like many mental disorders, drug abuse has no single cause. Many factors may contribute to the development of drug addiction. The main factors are genetics, environmental factors, such as parental abuse or neglect, family beliefs, exposure to peer groups that encourage drug abuse. Other factors that may affect the likelihood and speed of developing a substance addiction may include psychological problems, such as depression, anxiety, bipolar disorder, as well as personality disorders. Peer pressure, early use of drugs, unstable home environment, poor relationship with parents, inadequate supervision over adolescents' activities, poor achievement in school. Symptoms: a regular urge to use drugs daily or even several times a day. Recurrent substance use that prevents the user from meeting significant daily responsibilities at work, home, or school. Recurrent drug use in physically dangerous situations. Withdrawal symptoms at every attempt to stop drug use. An unsuccessful trial of decreasing or controlling the use of the drug. Cutting back on social or recreational activities because of drug use. Continual use of the drug, even though the person is aware of recurring physical or psychological problems caused or worsened by drug use. A need to keep or maintain a supply of the drug. Spending more money on the drug, even though one can't afford it. Doing things you wouldn't do, such as going to the extent of stealing to get the drug. Diagnosis and treatment. A thorough evaluation that includes an assessment by a psychiatrist, psychologist, or licensed alcohol and drug counselor may be required for diagnosis. Blood, urine, or other lab tests are used in assessing drug use, but they do not serve as a diagnostic test for substance abuse. Treatment. With the right treatment and support, it is possible to counteract the disruptive effect of drug use and regain control of your life. The primary goals of treatment are abstinence, relapse prevention, and rehabilitation. Treatment options may include chemical dependence treatment programs, detoxification, behavioral therapy, support for friends, family, doctor support groups, or an organized treatment program may help to overcome your drug addiction and stay drug-free. Thank you for watching our video. Please do not forget to like and share the video. Also, please subscribe to the channel to stay updated on our latest videos. Thank you so very much for being a very, very good and cooperative audience and participator. Thank you so very much. आप लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया and I'm sure आप लोग इस चीज़ पे अमल करते हुए इस आगाही के साथ अपने आप को और अपने प्यारों को अपने आसपास के लोगों को ज़रूर बचा सकते हैं. Thank you so very much. थैंक यू. आप लोग का ऑडियंस आज बहुत अच्छा था, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था. मैंने तो हालांकि थोड़ा सा ही सुना, लेकिन वो थोड़े से में ही एकदम इतनी सारी चीज़ें याद आ रही थी. वो सारे केसेस जो हमारे पास आते हैं और स्मोकिंग को हम इतना लाइट लेते हैं. और पान गुटखा, मैं बताना चाहूँगी किरण को कि हमारी किरण की फ़िलॉसफी और किरण की प्री रिक्विजिट्स में पान गुटखा सुपारी छालिया सिगरेट
ये पहले से ही लिखा हुआ होता है कि अगर इस चीज़ की किसी को एडिक्शन है, पहले उसको ठीक करें तो यहाँ एडमिशन फिर होगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। इनिशियली जब हमने 2006 में ये बाहर बैनर्स लगाए थे तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ हुए थे कि कोई ऐसा शख्स ही नहीं था जो पान गुटखा नहीं खाता था। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो मुझे उसको बहुत ही एक स्टर्न फेस बनाकर, एक पोकर फेस के साथ कहना पड़ा हाँ नहीं होगा। दिल अंदर से दुख रहा था कि जाहिर है बच्चे का क्या कसूर है, लेकिन आप बिलीव करें 1 साल के अंदर मेरे ख्याल में मोर देन 500 लोगों ने छोड़ा सिर्फ एडमिशन। कहीं ना कहीं से स्टार्ट देना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे वाक़यात हुए उस दौरान के लोगों ने लाके जेब से निकाल के मेरी टेबल पे फेंक के कहा कि हमें पता है हमें उल्टियाँ होंगी, हमें पता है कि हमारा सर दुखेगा, हमें पता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब होगी, लेकिन आप मैं वादा करता हूँ मुझसे लिख लें, लिखवा लें, लेकिन आप बच्चे को एडमिशन दें। मैंने कहा पहले आप छोड़ें, 2 महीने बाद फिर आप मेरे पास आएँ, फिर हम उनसे दोबारा सवाल जवाब करते हैं। लेकिन आज माशाल्लाह लोग मुझे बताते हैं इस एरिया के, स्पेशली देखें लियारी बहुत बड़ा है, 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, पूरी लियारी को छुए नहीं है अब तक हम, लेकिन कम से कम इस एरिया के अंदर लोग मुझे रोक रोक के बाहर, कभी मैं रुकती हूँ नहीं यहाँ शरबत पिक करने के लिए या नारियल उठाने के लिए, या फिर रुक जाती हूँ कभी ठेले वालों के पास, वो मुझे ये कमेंट ज़रूर देते हैं कि जो पुलिस नहीं ख़त्म कर सकी पान गुटखा मैम ने ख़त्म कर दिया है। तो मुझे नहीं पता ख़त्म हुआ है कि नहीं, लोग कहते हैं कि आधी से ज़्यादा आवाम इस तरफ जो रहती है, एटलीस्ट जो जिनके बच्चे हमारे पास हैं और फिर उनके रिश्तेदार, क्योंकि वो जाके बात करते हैं। दूसरी एक चीज़ जो एक मैं यहाँ ज़रूर ऐड करूँगी कि जो बहुत पावरफुल एक तरीका है पान गुटखा किसी में अगर हो तो उसको ख़त्म करने का। एक फादर मेरे पास आए और उन्होंने इसी तरह पान फेंका और वो रोने लगे, मेरे पास रो पड़े। तो मुझे समझ आ गया कि वो कह रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा अभी। तो उसने मुझे आके कहा कि जब मेरे बेटे ने तोतली ज़ुबान में आके मुझे कहा कि अगर आपको कुछ हो गया तो ये नहीं खाएं, आप मर जाएंगे, ये लफ्ज़ उसने बोला, क्योंकि वो फाउंडेशन में हमारी इसको सीख रहा था कि ये कितनी बुरी चीज़ है। तो उसने जाके अपने पेरेंट को कहा, उसने कहा उसने जो मुझे कहा है ना, बस ये बहुत पावरफुल होता है जब आपके बच्चे आपको कहते हैं। तो एक चीज़ ये कि जो एडिक्टेड हैं, जो बड़े हो गए हैं, नशे में चले गए हैं, उनके साथ काम करना एक ये स्टेप है, और वो जो अभी छोटे हैं जो उसमें नहीं गए हैं उनके साथ काम करना उतना ही ज़रूरी है। प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर उनके बच्चे इस चीज़ से नफरत करेंगे या इस चीज़ की अवेयरनेस उनको होगी कि इससे होता क्या है, जब बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं ना तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे जब प्यार से गले लगा के कहते हैं कि आप नहीं करने, आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, इसका असर बहुत होता है। एरा गैरा बाहर से कह रहा होता है ना, आप सुनते हैं, आप उड़ा देते। तो प्लीज़ अपने बच्चों को, क्योंकि मुझे यकीन है यहाँ कुछ ऐसे माँ बाप बैठे हैं जो कुछ छोटे बच्चों के माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों को अगर इस चीज़ से बचाएंगे ना तो ऊपर से जनरेशन पूरी बचेगी। आधे से ज़्यादा लोग तो बच्चों की बातों से बच जाते हैं, बच्चे इतने प्यारे होते हैं। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बेइंतहा ज़रूरी है। डैमेज कंट्रोल एक चीज़ है, डैमेज हो गया उसको कंट्रोल करना, रिहैब जा रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स पे हम बिल्कुल काम नहीं करते, हम जाते जब हमें कोई बीमारी हो जाती है फिर हम भागते हैं, लेकिन हम प्रिवेंटिव मेजर्स घरों में नहीं लेते। तो ये इस पर भी थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ अगर लेट्स इमेजिन आपके घरों में किसी के पास भी आपके रिश्तेदार कहीं किसी को भी कैंसर नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इसकी वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने छोटे बच्चों को इसके बारे में ना बताएं, खुशी से बैठे रहें, हमारे पास तो नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो बीटल लीफ कहते हैं पान को, बीटल लीफ खुद बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। अगर कभी कभार एक आध बीटल लीफ खा लिया, उस पर कत्था ना लगा हुआ हो, वो जो चीज़ें लगी हुई होती है ना वो ख़राब होती हैं। वो पत्ता इटसेल्फ वंस इन अ वाइल कुछ नहीं करता, लेकिन एक्सेस उसका लेना भी बीटल लीफ का आपके माउथ को अंदर से अल्सर्स देता है। वो अल्सर अगर इलाज ना हो तो अल्सर बिगड़ के फिर वो किसी और चीज़ में तब्दील हो जाता है। इसी तरह एरिका नट होता है ना, सुपारी, एरिका नट होता है सुपारी जो हम खाते हैं, उसका भी यही है कि अगर कभी आप महीने में एक बार दोस्तों में बैठे हैं, किसी ने ऑफर किया आपने खा लिया, तो ऐसा नहीं आपको कैंसर हो जाएगा, लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सेस करना, तो उसको डेली आदत में डाल लेना, उससे वो चीज़ ख़राब होती है। इसी तरह मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि देखिए अनरियलिस्टिक है ये कहना कि
सिगरेट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाओ, बच्चे यहाँ बैठे हैं, कोई अनरियलिस्टिक चीज़ हम बताते हैं तो होता क्या है कि उसका ऑपोजिट ही होता है, जिसको हम कहते हैं सोशल स्मोकिंग। यानी भाई महीने में एक बार दोस्तों के साथ बैठे सब निकाल ले लो, है तो ये गेटवे, रिमेंबर ये गेटवे है, दरवाज़ा है स्मोकिंग। इधर से एंटर हुए, वहीं से फिर जॉइंट्स आते हैं, उसमें रोल करना, उसमें कुछ और डालना, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल ना हो वो फिर उसमें बहुत आगे निकल जाता है। सोशल स्मोकिंग बहुत कॉमन चीज़ है, लोग दोस्तों में बैठते हैं तो औरतें भी मैंने देखा है, यहाँ तो दिल्ली में बहुत औरतें भी स्मोक करती हैं। सोशल स्मोकिंग अगर आपने महीने में एक बार किसी दोस्त के साथ बैठ के किया ना तो आप ये नहीं समझेंगे उससे आपके लंग्स तबाह हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि वो गेटवे है, वहाँ से आपके अंदर कितना नो कहने की सलाहियत है, वहाँ से उस दोस्तों के ग्रुप में फिर आइंदा रोज़ाना ना कहने की सलाहियत है। वंस इन अ व्हाइल आप आए, आपने कहा ये डेली के दोस्त नहीं हो सकते मेरे। अब ये कैसे होगा नो कहना? ये जब होगा जब आप अपने 2 साल के बच्चे को सिखाएंगे नो कैसे कहते हैं। अगर कोई बच्चा मारता है उसको और आप कहते हैं मैंने फैसला किया मैं आपको वापस नहीं मारूंगा, नो, मेरी अम्मी ने नहीं सिखाया। आपने बच्चे के अंदर बचपन से आदत डाली है ना कहने कि ये मैं नहीं करूँगा। आपके बच्चे के छोटे 5 साल के बच्चे के फ्रेंड्स कह रहे हैं चलो ना बाहर चलते हैं रोड पे, बच्चा छोटा 5 साल का कह सके मेरी अम्मी इजाज़त नहीं देती, आई एम सॉरी, नो। ये नो कहने की जो सलाहियत है ना, यही बड़े होकर नो कहना सिखाती है। नो, मैं सिगरेट नहीं पीता, नो, मुझे ये जुआ नहीं खेलना, या नो, मैंने जो है वो ऐसी जगह जाना नहीं है जहाँ हम कॉलेज के बाहर खड़े होकर लड़कियाँ देखेंगे, नो। ये नो कहने की जो ताकत है ना ये इस वक्त दी जाती है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स इतने ही इम्पोर्टेंट है जितना डैमेज कंट्रोल। तो वो तो सब हम कर सकते हैं, वो सब हम कर सकते हैं, जिसके घर में कुछ हुआ भी नहीं है वो भी कर सकता है। और आप लोग जो माशाल्लाह यंग हैं, आगे आप लोगों की शादियाँ होंगी, अच्छी बात है कि आप लोग इस वक्त अवेयरनेस ले रहे हैं। पेरेंटिंग और मैरिज, शादी और पेरेंट बनना इस दुनिया का सबसे सीरियस रोल है। मार्केटिंग मैनेजर और इंजीनियर और AI इंजीनियर, डॉक्टर, सबसे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो पेरेंटिंग सीरियस रोल है। और जितना वो सीरियस है इतना ही हम उसको फ्लॉन्ट करते हैं। फ्लॉन्ट का मतलब ये पढ़ नहीं रहा इसकी शादी कर दो, ये कमा नहीं रहा शादी कर दो ठीक हो जाएगा, या 18 साल में 16 साल में बस किसी के पीछे पड़ चल लव एडिक्शन हो गई। शादी इतना सीरियस टॉपिक है कि मैं समझती हूँ अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कॉलेज होनी चाहिए जब तक वहाँ से डिग्री ना मिले शादी की, अब शादी नहीं कर सकते, लाइसेंस होना चाहिए शादी का। क्योंकि लोग छोटी छोटी उम्र में माँ बाप बन के छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियाँ, पूरा फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाए हैं अभी और वो माँ बाप बन जाते हैं। तो इसमें भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये अर्ली मैरिज ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंशन पे ज़रूर आप काम करें। हर चीज़ जो भी आप वेलनेस में सीखेंगे, जो भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं मोस्टली बिकॉज वो एक्सपर्ट्स हैं, मोस्टली बिकॉज दे आर लर्नेड इन दिस, उन्होंने इसमें पढ़ा है, वो इसमें PhDs कर चुके हैं। मोस्टली दे टॉक अबाउट डैमेज कंट्रोल, क्योंकि उनको हम ये टॉपिक देते हैं कि आप बताएं। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स को समझने के लिए हम और आप कॉमन लोग जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, हम भी प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। जब तक कॉमन लोग इसमें साथ नहीं देंगे ना, कितने प्रोफेशनल हैं हमारे पास, आपको अंदाजा है? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में कितने हैं? चंद वर्ड तो बेबी, पूरे पाकिस्तान के अंदर टीनेज साइकोथेरेपिस्ट कितने हैं? पूरे पाकिस्तान में 2 लाइसेंस टीनेज साइकोथेरेपिस्ट हैं, जिसमें एक से आप लोग मिल चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। कैसे वो डैमेज कंट्रोल करेंगे? इम्पॉसिबल है ना। जब तक कॉमन पीपल, कॉमन लोग आपके जैसे मेरे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें लिखना पढ़ना भी नहीं आता, हम कहते हैं हम भी इस मिशन का हिस्सा हैं। आप कैसे बनेंगे? आप जाके लेक्चर्स नहीं दे सकते या अनएथिकल है। आप क्या कर सकते हैं? आप प्रिवेंशन पे काम करें। हम और आप बैठ के प्रिवेंशन की बातें करें, हम सब कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब कनेक्टेड है आपस में, शादियाँ, अर्ली मैरिज, सारी चीज़ें। किसी को सज़ा के तौर पे शादी देते हैं हम, काम नहीं करता शादी कर दो ठीक हो जाएगा। अच्छा नशा करने लगा है, शादी कर दो नशा छोड़ देगा। अगर शादी जैसी खूबसूरत रिश्ते को हम सज़ा की तरह देंगे किसी को, ये तुम्हारी सज़ा है,
तुम लड़के के साथ भाग गई थी ना, बस अब वापस आ गई, अब तुम्हारी शादी कर रहे हैं ताकि तुम सीधी हो जाओ, सजा। तो वो सारी जिंदगी उसको सजा की तरह ही देखेगा। शादी तो तोहफा है, शाबाशी देके अपने बेटे को शाबाश, तुमने डिग्री भी ले ली, तुम कमाने भी लग गए हो, अब तुम शादी तुम्हारा तोहफा है। वो सारी जिंदगी उसको तोहफे की तरह देगा। ये ज़रूरी है बहुत, और ये सब कनेक्टेड है इन चीज़ों के साथ। वो खुद नशा कर रहा होता है, वो शादी कर लेता है, और फिर उसके बाद बच्चे कहाँ, उनका फ्यूचर कहाँ, बीवी की ज़िंदगी कहाँ। हमने कितनी ऐसी औरतें बचाई हैं ऐसे रिश्तों से। आखिर में क्या करना पड़ता है, उन औरतों का डिवोर्स हो जाता है उनसे। क्या वो पूरा घर टूट गया, वो जो बच्चे उससे पैदा हुए वो सारी ज़िंदगी बिन बाप के पैदा हुए। क्या ये इलाज है, घर तोड़ना इलाज है? नहीं, मगर मजबूरी होती है फिर। तो आप प्लीज़, अच्छा मौका है बात करने का कि प्रिवेंशन पे आप लोग प्लीज़ घरों पे काम करें, इसके बारे में बातचीत करें। प्रिवेंशन के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप सब बात कर सकते, एवरीबडी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच, वंडरफुल टॉपिक। और